पूछा है कहाँ से? किसने? पूरा गूगल कर रहा था ये 3 क्वेश्चन के। सभी से 2-3 दिया उसके बाद बोला नहीं है। सर आपकी आवाज डबल क्यों आती है? मेरी आवाज डबल आ रही है? जी सर मैं कहता नहीं सर आपकी आ रही थी, आपकी सही आ रही थी। परसों मैंने क्लास ली थी उसमें तो बहुत बैक हो ऑन कर देते हैं अपना। अच्छा, वो माइक ऑन करने की वजह से ऐसा होता होगा। आपकी सर कम मतलब आपकी बात कम होती थी, रिपीट होती, लेकिन परसों मैंने क्लास ली थी उसमें कार्ड में क्वेश्चन एक ही आया है उसके बारे में बच्चे गूगल कर लेते। लेकिन सर वो कल कैमरा और तो आगे कर गूगल देते करके बैठ जाते हैं। सब बता दे रहा, और कुछ बता दो जो मैं कर लूँ वहाँ पे। क्या कह रहा? हाँ अब इस सबको रिपीट कराने की जरूरत तो नहीं है, पता है ना तुम लोग को सब, है ना? गुप्ता एज के बारे में पढ़ रहे थे कल हम लोग, ठीक है? चलो थोड़ा थोड़ा बता दे। हम लोग गुप्ता पीरियड के बारे में बातें कर रहे थे, ठीक है? गोल्डन एज, ठीक, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और गोल्डन एज इसलिए इसको बोलते हैं क्यों? क्योंकि हमने देखा था इसके अंदर ग्रेट वेल्थ वगैरह जिस तरीके की और संस्कृति वैल्यू विरासत वगैरह जो भी हमने कल पढ़ी वो सब इसकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज के तौर पर काउंट होती है, ठीक है? इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स के अंदर श्रीगुप्ता से लेकर चंद्रगुप्त सेकंड तक हम लोग ने सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स पढ़े थे। और लास्ट में हम लोगों ने कौन सा रूलर पढ़ा था जिसके समय में, हाँ, कुमारगुप्त, ठीक है? जिनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो सारी चीजें हुई थी इसके समय में, ठीक है? तो ये बेसिकली चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त से रिलेटेड बहुत सारे कैंपेनिंग्स थे, हम लोगों ने पढ़े थे। 5 कैंपेनिंग टोटल है जो इलाहाबाद के इंस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन की गई थी। ये 5 कैंपेनिंग के बारे में 1 बाय 1 हम लोग ने चर्चा की थी, ठीक है? और इसके बाद में हम लोग ने ये भी देखा था कि टोटल 5 के 5 आपको नोट भी करा दिए थे, ठीक है? फिर उसके बाद में एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी देखी थी, एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो श्रीलंका के राजा ने आके वहाँ पे ओपन की थी, ठीक है? तो यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की भी बात कर ली थी हम लोगों ने। और इसके बाद इनके कॉइन्स वगैरह के, इनके समय के जो भी प्रशासनिक गतिविधियां थी उसके समय की भी बात हम लोग ने कर ली थी, ठीक है? इसके बाद में हम लोग बात कर रहे थे चंद्रगुप्त सेकंड में, ठीक है? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में हम लोग ने ये देखा था कि ये मिक्सचर थे अपने दोनों पूर्वजों के, चंद्रगुप्त प्रथम के और समुद्रगुप्त के, ठीक है? तो मैट्रिमोनियल रिलेशंस भी दिखाई देते हैं और साथ साथ में दूसरी तरफ वॉर एंड टैक्टिक्स या फिर मिलिट्री जीनियस भी ये कहलाते हैं। तो ये सब चीजें हम लोगों ने देखी थी किस तरीके से इन्होंने शाकास के ऊपर कंट्रोल किया था और वाकाटाकास के ऊपर कंट्रोल किया था, ठीक? ये सारी चीजें भी हम लोग ने कल देख ली थी। आप लोग को याद ही होंगे ये सारे नाम, बताने की कुछ खास जरूरत नहीं है ना? सरकारी टाइटल के नाम से कौन जाना जाता है ये भी आपको पता है। इनके समय के हमने इकोनॉमिक प्रशासनिक गतिविधियों की भी बात की थी, ठीक है? आर्थिक इस समय में कितना प्रॉफिट हुआ था गुप्ता एम्पायर को इनकी वजह से, वो भी बात की थी, ठीक है? इसके बाद में विक्रमादित्य क्यों बने वो भी बात की। और 9 रत्न इनके कौन कौन से थे वो सारे के सारे रत्नों को भी आपने नोट किया था यहाँ पे, ठीक है? एंशिएंट के बारे में बात की, सॉरी कौन है ये, फायान के बारे में बात की थी हम लोगों ने। फायान इस समय में भारत के अंदर आए थे और इन्होंने सभी चीजें लिखी सिवाय 2 चीजों के। चंद्रगुप्त का नाम नहीं लिखा, चंद्रगुप्त के बारे में मेंशन नहीं करा और नालंदा के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं किया, ठीक है? तो ये 2 तरीके की चीजें हमने यहाँ पे देखी थी। ये बुद्धिस्ट कल्चर को प्रमोट करने आए थे और प्रमोट करके गए। फिलहाल इन्होंने पॉलिटिकल लाइफ में किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था, ठीक है? इसके बाद में हमने कुमारगुप्त की बात की थी जो कार्तिकेयों को माना करते थे और कहीं ना कहीं उनका रिलेशन जो है हिंदू फिलॉसफी, हिंदू दर्शन के साथ में होता है, ठीक है? इसके बाद में हमने ये बात भी की थी कि इन्होंने अपने समय में इंटैक्ट करके रखा था पूरी तरीके से, मतलब चारों तरफ से बाउंड्री बना के रखी थी कि कोई भी हमला ना कर पाए। और इनके समय काल के अंदर उन्होंने प्रयास तो बहुत किए लेकिन कभी भी इनकी बाउंड्री को भेद नहीं पाए, ठीक है? तो कुमारगुप्त के समय में बाउंड्री भेद ना पाना एक कारण है। वो कभी भी प्रयास करने के बाद में भी इन बाउंड्रीज को भेद नहीं पाए। हमने इनके समय के इंस्क्रिप्शंस भी देखे थे, कौन कौन से इंस्क्रिप्शन इनके समय में थे, ठीक है? कुछ कॉइन्स वगैरह भी देखे थे, किस तरीके से कॉइन्स या फिर इस समय की इकोनॉमिक या प्रोस्पेरस लाइफ दिखाई देती है, ठीक है? नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे,
है ना। हाँ चलिए ठीक है। इसके बाद में हम ये बात कर रहे थे कि कुमार गुप्त के बाद में साम्राज्य तो 100 साल तक चला, 455 से लेकर 550 तक चला, लेकिन साम्राज्य स्थापित जो इतने ब्रॉड लेवल पे हुआ था उसका डिक्लाइनेशन इस फेज में दिखाई देता है। 550 आते आते लगभग पूरी तरीके से ये साम्राज्य डिक्लाइन हो चुका था, ठीक है। और इस डिक्लाइनेशन के पीछे के बहुत बड़े बड़े कारण हैं, उन कारणों की आज हमें बात करनी है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे कि डिक्लाइनेशन इनका किस वजह से हुआ, कारण क्या था डिक्लाइनेशन का, और अगर डिक्लाइनेशन हुआ तो उसके बाद में कौन सा एम्पायर पावर में आया होगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक आपका है पोस्ट गुप्ता एरा, और पोस्ट गुप्ता एरा के बारे में आज हम लोग को बात करनी है, मतलब गुप्तोत्तर काल है आज के टॉपिक के बारे में चर्चा जो करनी है, ठीक है। देखिए हम लोग बात कर रहे थे, पहला कारण था डिक्लाइनेशन और गुप्ता का हुणों का आक्रमण, ठीक है। भारत के अंदर हुणों ने आक्रमण किया। देखिए हुण में अगर आपको बताऊं, फिर वही सेंट्रल एशिया के शासक हैं, भारत से इनका कोई लेना देना नहीं था, भारतीय संस्कृति समाज के बारे में ये लोग कुछ नहीं जानते थे, लेकिन जब इन्होंने भारत के अंदर अटैक किया तो भारतीय कल्चर, भारतीय रिलीजन और भारतीय संस्कृति के अंदर आके एंटर करना भी शुरू कर दिया। इवन बोला जाता है कि इन दोनों ने शासकों ने, जो भी हुण शासक भारत पे अटैक किए थे, उन्होंने हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लिया और हिंदुइज्म को प्रमोट किया था, ठीक है। तो इसलिए जाने जाते हैं। फिलहाल हुणों ने जब देखा कि कमजोर हो रहे हैं इस समय में लगातार गुप्ता एम्पायर के शासक, तो इन्होंने यहाँ पे अटैक करना शुरू कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे स्कंदगुप्त थे, स्कंदगुप्त के समय पे, इस समय में हुणों ने अपना पहला आक्रमण किया था। कल तो पूछ रहे थे इसमें कि कौन सा सर पहला आक्रमण इस समय में हुआ था, तो स्कंदगुप्त के समय में पहला सक्सेसफुल आक्रमण दिखाई देता है जब यहाँ पे इन्होंने अपना आक्रमण किया भारत की टेरिटरी के अंदर, और वो टेरिटरी गुप्ता एम्पायर के अंडर में थी। स्कंदगुप्त के समय में जब आक्रमण हुआ तो आक्रमण को स्कंदगुप्त ने सक्सेसफुली रोक दिया, उनके आक्रमण को सक्सेसफुल नहीं होने दिया। मतलब हुणों ने आक्रमण जरूर किया, लेकिन वो यहाँ से हार के वापस चले गए। उनके हाथ में बोला जाता है कि छोटा मोटा इलाका आया होगा, जैसे अफगान की कुछ टेरिटरी आ गई, और ऐसे ही पूर्वी उत्तर प्रदेश का 1-2 इलाका इनके हाथों में आ गया था, ठीक है। तो जहां जहां पे अपना वर्चस्व बना पाए, 1-2 इलाके इन्होंने जीत लिए, और जीतने के बाद ये यहाँ से वापस चले गए, ठीक है। तो स्कंदगुप्त के समय में भी लगभग अगर आप देखोगे तो ये पूरी तरीके से इंटैक्ट, मतलब बंधा हुआ दिखाई देता है। स्कंदगुप्त ने भी नहीं प्रयास होने दिया किसी भी पावर्स का कि वो भारत के अंदर आके अपने साम्राज्य को स्थापित करे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि इस पूरे एम्पायर के अंदर इंटरनल डिस्प्यूट्स होना शुरू हो गए थे, वॉर्स होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से सारे साम्राज्य छोटे छोटे साम्राज्य के तौर पर टूटते चले गए, ठीक है। इतना बड़ा एक एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, अब छोटे छोटे एम्पायर्स में विघटित होना यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो स्कंदगुप्त का काल है, ध्यान रखिएगा 55 से 67 का वो काल है जिस समय में गुप्ता एम्पायर अब छोटे छोटे भागों में टूटना शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये साम्राज्य फिर धीरे धीरे किस तरीके से आगे बढ़ा। हुणों के इन्वेजन की अगर बात करें तो हुणों का इन्वेजन का सबसे पहला जो आक्रमण है वो आक्रमण किया गया था तोरामन के द्वारा, ठीक है। तोरामन हुण शासकों में सबसे प्रतापी शासक के तौर पर जाना गया जब इसने भारत के ऊपर अपना अटैक किया था। जब इसने भारत को देखिए अपना अटैक करा, तो अटैक करने के बाद में कुछ एविडेंसेस ये बोलते हैं कि पहला आक्रमण जब इसने किया था, अभी हम बात कर रहे थे ना स्कंदगुप्त के समय में पहला आक्रमण हुआ, जब इसने पहला आक्रमण किया तो इसने कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश का, जो हम लोग कुछ पश्चिमी भारत की बात कर रहे हैं, कुछ राजस्थान का, कुछ पंजाब का और कुछ कश्मीर का, ऐसे कुछ इलाकों को इसने कैप्चर कर लिया था। ये हमें पता चला है थोड़ी बहुत सोर्सेस के अनुसार, लेकिन कितना कंफर्म है इस बारे में हम प्रमाणित तौर पर नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना तो पता चला कि इसने अपने तोरामन में पहले आक्रमण के अंतर्गत अपने कुछ इन इलाकों के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। फिर धीरे धीरे ये लगातार आक्रमण करता रहा भारत के ऊपर, और आक्रमण करने के बाद 67 से लेकर जो 550 का जो समय काल है, इन समय काल के अंतर्गत हुणों ने लगभग भारत के ज्यादातर जगहों पे कब्जे कर लिए थे, जिसके अंदर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया का ये लगभग जितना बड़ा इलाका, जैसे बैक्टीरिया की बात हमने की थी, अफगानिस्तान की बात हमने की थी, ठीक है, या फिर पंजाब के इलाके की जो बात की थी, ये सारा इलाका भी किसने कैप्चर कर लिया, वो तोरामन ने आके कैप्चर कर लिया, ठीक है। उसके अलावा एरन, मतलब सेंट्रल इंडिया, एरन की वो जगह जो मध्य प्रदेश के एक पार्ट के तौर पर जानी जाती है। एरन बेसिकली लॉर्ड विष्णु का इनकारनेशन या लॉर्ड विष्णु का कहीं ना कहीं अस्तित्व को दर्शाता है और एक सिंबल के तौर पर जाना जाता है। मध्य प्रदेश में जब आप एरन के पास जाओगे, एक जगह है, रिलीजियस प्लेस है, वहाँ पे एरन का सिंबल इस तरीके से आपको दिखाई देगा, एलिफेंट के फॉर्म में बना हुआ है प्रॉपर तरीके से, और ये लॉर्ड विष्णु की उपासना दिखाता है। ये इस बात को पूरी तरीके से
प्रूफ करता है कि तोरमन जब भारत के अंदर एरन के अंदर आए तो उन्होंने लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड यहाँ पर कार्य करना शुरू किए। तो ये बात क्या दर्शाती है कि यहाँ पर हूण जो थे उन हूणों ने आके हिंदू कल्चर को अडॉप्ट कर लिया था, तभी तो लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड चीजों को कर रहे हैं, है ना। तो लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड ये जो एरन का इलाका है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है, मतलब उस इलाके तक हूणों ने अपना कब्जा जमा लिया था। ठीक है, अब गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ क्योंकि हूण काफी तेजी से भारत के अंदर अपना कदम पसारता है। ठीक है, तोरमन ने तो ये इलाका लेके दे दिया पूरा का पूरा भारत को। ठीक है, भारत का इलाका हूणों के हाथों में दे दिया लेके। तोरमन ने कौन कौन से इलाके की बात करें अगर तोरमन ने दिया तो यूपी, राजस्थान, पंजाब या फिर कश्मीर का कुछ इलाका जो था वो इनके हाथों में था। इधर ही एरन और मध्य प्रदेश का इलाका भी तोरमन ने अपने हाथों में ले लिया था। तो तोरमन पहले शासक है हूणों ने जिन्होंने भारत के ऊपर अटैक करके यहाँ पे आक्रमण करके चीजों को अपने कंट्रोल में ले लिया था। 93 से लेकर 15 तक तो ये आतंक मचाया है। तोरमन पूरी तरीके से भारतीय टेरिटरी के ऊपर लगातार अटैक करते रहे। फिर इनके बेटे आए, ठीक है, इनके बेटे जिनका क्या नाम है मिहिरपुर, ठीक है, मुन्ना भैया नाम नहीं है, वो तो बस कैरेक्टर के तौर पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनके बेटे का क्या नाम था मिहिरपुर। अब मिहिरपुर एक ऐसा शासक था जो एक्चुअल में आपने इमेज मुन्ना भैया की मिर्जापुर में देखी है ना, वही वाली इमेज मान के चलो कि बहुत ही निर्दयी शासक के तौर पर जाना जाता है। निर्दयता इस लेवल की थी कि हत्याएं करने में अव्वल था, नहीं सोचता था सामने कौन है कौन व्यक्ति है, इसको सिर्फ अपने साम्राज्य विस्तार से मतलब था और कुछ। ठीक है, आगे इनके कुछ और भी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल 515 से लेकर 528 या कुछ लोग कहते हैं 535 तक का जो समय काल है, उस समय काल के अंतर्गत ये पूरे के पूरे साम्राज्य को, हूणों के साम्राज्य को विस्तारित करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो हूणों का जो साम्राज्य है चाहे वो तोरमन से शुरू हो और मिहिरपुर पे खत्म हो, लेकिन इन दोनों ने मिलकर ही लगभग पूरे भारत के ऊपर अपने आक्रमण के तहत हूणों के साम्राज्य को स्थापित कर दिया था। ठीक है, अब मुन्ना भैया क्यों हम लोग बात कर रहे हैं इनके बारे में, किस तरीके से इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, तो देखिए पहले अगर तोरमन की बात करें तो तोरमन का एरन का यहाँ पर जो प्रॉपर तरीके से मैंने बताया ये दिखाई दे रहा है, इससे एक बात तो हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग तोरमन की बात करें, तोरमन को बेसिकली देखिए वैष्णविज्म का अवतार एक बेसिकली माना तक गया भारत के अंदर, बोला गया विष्णु संप्रदाय के कहीं ना कहीं अवतार के तौर पर भी जाने गए, कुछ रिलीजियस टेक्स्ट में उस समय लिखी गई ये सारी बातें। और विष्णु वैष्णविज्म को जो इन्होंने प्रमोट किया था भारत के अंदर आके, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज यहाँ देखने को एरन की फॉर्म में यहाँ पे दिखाई देता है, जैसे हमने पहले बात करी। ठीक है, लेकिन हाँ जैनिज्म की कुछ फिलॉसफीज या टेक्स्ट बुक हैं, उन टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं ये जैन थे। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा है, जैन लिखा है। तो इनके धर्म को लेकर काफी विवाद था कि ये हिंदुइज्म को प्रमोट करते थे या जैनिज्म को प्रमोट करते थे। ठीक है, तो जैनिज्म के लोगों ने भी जैन टेक्स्ट के अंदर या वहाँ की रिलीजियस किताबों में इनके बारे में ये लिखा नहीं जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, हाँ देखो बेसिकली दो तरीके के क्वेश्चन इसमें अगर रिलीजन से रिलेटेड आपके आ जाए तो आप उसके अंदर मेंशन कर देना। अगर ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया हिंदू धर्म के थे, जैन धर्म के थे, बौद्ध धर्म के थे, ऐसा ही क्वेश्चन अगर दे दिया गया तो आप उसके लिए हिंदुइज्म को कर दोगे मेंशन, क्योंकि हिंदुइज्म का प्रमाण एरन दिखता है ना। यहाँ पे तो इन्होंने अपनी सिर्फ किताब में लिखा हुआ है, और कोई भी व्यक्ति अपनी किताब के अंदर किसी भी सुप्रीम राजा को अपने धर्म को ग्लोरीफाई करने के लिए दिखा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ तो प्रमाण दिखता है वास्तुकला का, तो इस वजह से ये बात मानी जा सकती है कि हाँ हिंदुइज्म ही फिलॉसफी को मानने वाले थे। लेकिन हाँ अगर आपको हिंदुइज्म ऑप्शन में नहीं है तो जैनिज्म जो प्रॉपर परंपरा है उसको माना जाता है। ठीक है, तो हूणों का इस तरीके से भारत के अंदर इन्वेजन हुआ। ठीक, उसके बाद में मुन्ना भैया की बातें कर लेते हैं। ठीक है, मिहिरपुर बेसिकली जब भारत के ऊपर अटैक करते तो जैसा मैंने बोला कि ये शासक के तौर पर ऐसे ही जाने जाते थे जिस तरीके से एक निर्दयी शासक अपना शासन स्थापित करता है। ठीक है, हत्याएं करना, वॉर करना, लड़ना और लड़के आक्रमण करके भारतीय टेरिटरी को जीत लेना, यही इनका काम था। और ये बेसिकली बोला जाता है रिलीजियस वे में शैविज्म को फॉलो करने वाले व्यक्ति थे। पिताजी वैष्णविज्म
और बेटा कौन है? शैविज्म। दो संप्रदाय, दोनों अलग अलग संप्रदाय के तौर पर ये शैविज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। भगवान शिवा को फॉलो किया करते थे, ठीक है। इनके बारे में बेसिकली ये बात लिखी हुई है कि गंधार बंधार का इलाका, जो भी पूरा का पूरा इलाका था, सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था इन्होंने। सियालकोट कहाँ पड़ता है इसके समय में? पाकिस्तान का इलाका, पाकिस्तान टेरिटरी है पूरी की पूरी। तो ये वहाँ अपनी राजधानी बना के भारत में विस्तार करते चले जा रहे थे, ठीक है। तो मेहर कुल के बारे में यहाँ पे हेनसांग तक ने लिखा हुआ है। हेनसांग ने इनकी कैपिटल को सियालकोट ही बताया था कि मेहर कुल का कैपिटल क्या था? सियालकोट था, और वहीं से वो अपने साम्राज्य को विस्तारित किया करते थे, ठीक है। कन्हड़ की किताब है राज तरंगिणी, ठीक है। कन्हड़ ने राज तरंगिणी के अंदर भी इस बात को मेंशन किया है कि यहाँ पर मेहर कुल ने भारत के अंदर जो अपना विस्तार किया वो सियालकोट की राजधानी से किया था, और भारत के लगभग उन सारे हिस्सों को जीत लिया था जहाँ जहाँ गुप्ता एम्पायर अपना रूल स्थापित किया हुआ था उस समय, ठीक है। तो इन दोनों की स्टोरी पूर्ण साम्राज्य से रिलेटेड, और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने लगभग पूरे भारत के अंदर विस्तार करना शुरू किया था और काफी तेजी से अपना विस्तार फैलाया था। 528 से लेकर 535 के आसपास का वो एरिया है जब तक उन्होंने भारत के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ था, ठीक है। और वो भी हम एक इमेज इनकी जानते हैं, जिस इमेज के तौर पर ये जाने जाते हैं कि किस तरीके से भारत को कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। अब हर मुन्ना भैया को मारने के लिए गुड्डू पंडित तो आते ही है ना, तो यहाँ पे भी आया एक गुड्डू पंडित, ठीक, जिन्हें मिर्जापुर देखे होंगे वो लोग कनेक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे एक मिर्जापुर का कैरेक्टर मुन्ना भैया है, उनको मारने के लिए गुड्डू पंडित एक कैरेक्टर उसके अंदर दिखाया गया। ऐसा ही एक कैरेक्टर यहाँ पे इतिहास के अंदर है। अगर हम देखें मेहर कुल की हत्या करने के लिए यहाँ पे एक शासक पैदा हुआ जिसका नाम था यशोधर्मन, ठीक है। यशोधर्मन वो मालवा के इलाके के शासक बने। मालवा के एरिया के अंदर लगभग 528 या 35 के बीच के अंतर्गत इन्होंने यहाँ साम्राज्य अपना स्थापित कर दिया, जिसको वर्धन वंश बोला जाता था। वर्धन वंश का एक नाम और है, कोई बताएगा क्या नाम है? हाँ, हर्षवर्धन तो शासक का नाम है। वर्धन वंश के वंश को एक और वंश के तौर पर जाना जाता है, उसका कोई नाम बताया? पुष्यभूति, ठीक है। पुष्यभूति वंश भी उसी का नाम है जो वर्धन वंश का नाम है, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों वंश लगभग सेम है, क्योंकि देखिए यशोधर्मन जो है इसके पहले वर्धन के नाम के, इन्हीं के नाम के बेसिस पे वर्धन वंश शुरू हो गया था, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में उसका नाम क्या था? पुष्यभूति कर गया था, ठीक है। तो अभी बात करेंगे इस वंश के बारे में, और चीजें आपको बता देंगे। फिलहाल ये आए और इन्होंने मालवा के अंदर मेहर कुल को हराया, उसका अंत ही किया, उसको मार भी दिया, हत्या तक कर दी मेहर कुल की, ठीक है। और यही से हत्या होने के बाद पूर्ण साम्राज्य में, क्योंकि इसके बाद किसी भी तरीके का कोई वंशज हुणों में नहीं मिला जो साम्राज्य को आगे बढ़ा सकता था या स्थापित कर सकता था। मिर्जापुर सीरीज देखी ना तुम लोगों ने, तो मुन्ना भैया के बाद में भी कोई वंशज दिखाई नहीं देता। जिसने नहीं देखी तो उसको बता दो मुन्ना भैया की कोई औलाद नहीं, ठीक है, जिसके बाद में कोई भी वंश आगे बढ़ पाता, ठीक है। तो वो वंश आगे कैसे बढ़ेगा? इस वजह से हुणों का साम्राज्य यहाँ समाप्त हो गया। अब हुण भारत के अंदर नहीं बचे, जिसका फायदा आगे चल के पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश के शासकों ने उठाया। अब हम लोग ये किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर गुप्ता काल की, मतलब ये पोस्ट गुप्ता पीरियड है, जब हम लोग गुप्ता काल के बाद के शासकों की बात करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ वर्धन वंश या वर्धन डायनेस्टी शुरू हो चुकी है। हुणों को भी समाप्त कर दिया गया। हुण जिन्होंने गुप्ता एम्पायर को समाप्त करने के प्रयास किए थे, उन्होंने क्या करा? पूरे भारत की टेरिटरीज को जीतने की कोशिश करी। जीतने के बाद में उस वंश को वर्धन वंश ने यहाँ हरा दिया। वर्धन वंश का एक और नाम पुष्यभूति वंश के तौर पर भी जाना जाता है। ये सारे वंश उत्तरी भारत के अंदर हैं, जिनकी हम लोग आज चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत के राजवंश बाद में पढ़ने हमें कि गुप्ता के बाद में दक्षिण भारत में कौन से राजवंश आए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चालुक्य या पल्लवा, ठीक है। चालुक्य, पल्लवा वगैरह ये सब दक्षिण में रूल कर रहे थे, और उत्तर के अंदर कौन रूल कर रहा था? वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के शासक यहाँ पे रूल कर रहे थे। तो आज जो हमें बात करनी है वो बेसिकली इस वंश की बात करनी है, क्योंकि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश ये इंपॉर्टेंट बन जाता है सिर्फ एक रूलर के वजह से, और वो रूलर है हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन एक व्यक्ति है पूरे साम्राज्य के अंदर जिसने अपने एम्पायर को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया अपने अकेले के दम पे कि सिर्फ उसकी वजह से हमको पूरा एम्पायर पढ़ना पड़ रहा है।
ठीक है, वरना वर्धन वंश को भी हम लोग सोलंकी वंश की तरह साइड करके हटा सकते थे और उसको भी नहीं पढ़ते। लेकिन हर्षवर्धन एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से यहाँ पे हम उस पूरे राजवंश को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हर्षवर्धन या फिर वर्धन वंश की अगर बात करें तो 550 के बाद में अगर सारा पीरियड ग्लोरीफाइड तरीके से गुप्ता के बाद दिखा तो वो हर्षवर्धन का ही कार्यकाल दिखाई देता है। ठीक है, तो हर्षवर्धन के कार्यकाल की चर्चा करना यहाँ से शुरू करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं ये पुष्यभूति डायनेस्टी यहाँ पे शुरू हुई। इसको स्टार्ट करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम था खुद पुष्यभूति। ठीक है, अब ये मैंने आपको दिखाया भी था, वर्धन के नाम से भी वो टाइटल के नाम से जाने जाते थे, तो इस वजह से उन्हें पुष्यभूति वर्धन बोला जाता था, जिसकी वजह से पुष्यभूति राजवंश भी हम इसको बोलते हैं और वर्धन राजवंश भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इनके जो भी शासक है उनके नाम के आगे वर्धन लगा हुआ था, सबके नाम के आगे सरनेम क्या लगा था, वर्धन लगा था, तो वो वर्धन के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो वर्धन बेसिकली पुष्यभूति इनका इंपॉर्टेंट पहला सबसे इंपॉर्टेंट किंग अगर कोई माना जाता है तो वो प्रभाकर माने जाते हैं। ठीक है, प्रभाकर इनके सबसे इंपॉर्टेंट और पहले इंपॉर्टेंट शासक थे जिनके साम्राज्य के दौरान कह सकते हैं हम वर्धन वंश ग्लोरीफाई होना शुरू हुआ। ठीक है, एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। प्रभाकर, हम पुष्यभूति वंश के अंदर ये 3 शासकों की बात करने वाले हैं। ये 3 शासक हमारे सामने हैं। एक आप देख रहे हैं कौन है, प्रभाकर है। दूसरी अगर बात करें हम लोग तो राजवर्धन है और तीसरे हर्षवर्धन खुद अपने आप में एक शासक के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है, इसका फोटो है नहीं दिख रहा है, कमजोर हो गई तो बोलती आ ये जूम नहीं होगा, ये तो वैसे है ये जूम। फिलहाल ये हर्षा भोगले का फोटो है। ठीक है, इसका फोटो हर्षा भोगले का फोटो। ठीक है, बस मीम के तौर पर लगाया गया, समझ मत जाना उसी हर्षवर्धन से हर्षवर्धन बोल रहे हैं। हर्षा भोगले जानते हो ना कौन है? नहीं जानता, क्रिकेट की फील्ड से जो लोग रिलेट करते हैं वो जानते हो हर्षा भोगले को। हर्षा भोगले बहुत बड़े क्रिकेटर नाम है और अभी भी कमेंट्री के तौर पर देखे जाते हैं, काफी कमेंट्री। ठीक है, तो ये बेसिकली इन 3 शासकों के तौर पर हम लोग जो वर्धन वंश है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, चीजों को समझते चलिएगा, देखते चलिएगा, कहानी के तौर पर बताएंगे, बाद में फैक्ट जो जो जरूरी होंगे वो आपसे लिखाते चलेंगे। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन या राजवर्धन या फिर हम बात करें हर्षवर्धन, ये 3 शासक है जिनसे पूरा का पूरा वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश जुड़ा हुआ कहलाता है। ठीक है, चलिए पहले बात कर लेते हैं इनके सबसे पहले शासक प्रभाकर वर्धन की। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की अगर बात की जाए तो देखिए ये उस समय का भारत है जिस समय में भारत के अंदर पुष्यभूति राजवंश ने अपनी स्थापना की थी। गुप्ता साम्राज्य समाप्त हो गया था। लेटर गुप्ता यहाँ पे कहीं आपको पाटलिपुत्र के अंदर थोड़े बहुत दिखाई दे रहा होंगे, क्योंकि वंश के तौर पर हल्के फुल्के गुप्ता एम्पायर एक जगह पे सीमित होकर रह गए थे। मतलब पूरे भारत के अंदर सभी लोगों ने अपने अपने आप को इंडिपेंडेंट करा दिया था। जगह देखने की कोशिश करो, ये चालुक्य इधर आ चुके हैं, यहाँ पल्लवाद आ चुके हैं, नीचे चेहरा पांड्यास दिखाई देते हैं। तो दक्षिण भारत तो ऐसे अलग हो गया पूरा का पूरा, वो पहले से भी अलग था। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो कलचुरी वंश यहाँ पे स्थापित हो गया था, कलचुरियों ने अपना स्थापना कर ली थी यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे अगर चले जाओगे तो मैत्रकास आ गए थे, मैत्रकास भी राजवंश, एक मैत्रका राजवंश हुआ जिन्होंने पश्चिमी इलाका पूरा अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, ऊपर के इलाके में अगर जाएंगे हम लोग तो मौखरी या मौखरी करके एक राजवंश था, वो मौखरी राजवंश यहाँ पे स्थापित हो गया। मौखरी के ही जस्ट बगल में अगर हम उत्तर का भाग देखें जो पंजाब सिंध या कश्मीर के इलाके थोड़े बहुत में कहीं ना कहीं, या फिर नदन दिल्ली का पूरा इलाका जो है पूरा का पूरा, वो किसके हाथों में आया था? वो आया था पुष्यभूति राजवंश के हाथों में। देखिए इस राजवंश का इतना कोना से याद रखिएगा कि हम लोग शुरू कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, एक राजवंश जिसका सिर्फ और सिर्फ अगर क्षेत्र देखें तो कितना है, इतना सा सिर्फ पूरे भारत के अंदर सिर्फ इतने एरिया के अंदर पुष्यभूति राजवंश शुरू हुआ था। नदन दिल्ली का थोड़ा सा पार्ट जहाँ पे ये राजवंश शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये राजवंश जब शुरू हुआ नदन दिल्ली के अंदर, तो प्रभाकर इसके पहले राजा के तौर पर इसको स्थापित करने वाले व्यक्ति बने। और ये राजवंश किस तरीके से आगे बढ़ा, ये मैप देखिए 590 एडी के आसपास का, कब का 590 ईस्वी के आसपास का मैप है, जिस समय में भारत की ये पोजीशन थी। अलग अलग जगहों पे इस तरीके से शासन किया करते थे। ठीक है, ये वर्धन राजवंश है, ऐसा ही राजवंश एक वर्मन राजवंश भी भारत में था, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। वर्धन और वर्मन राजवंश दोनों अलग है। वर्मन राजवंश पूर्वी इलाकों में पाया जाता था, पूर्वी जो 7 सिस्टर्स आज के समय में कहलाए जाते हैं राज्य, उन राज्यों में पड़ता था। ठीक है, जैसे ये आप वर्मन्स देखते हो, ये वाला इलाका इधर वर्मन्स हुआ करते थे।
लेकिन हम नदन इंडिया की अगर बात करें वहाँ वर्धन राजवंश होता है, ठीक है। दोनों में फर्क है, ध्यान रखें। वर्धन को ही पुष्यभूति हम लोग बोलते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्रभाकर के बाद में इस साम्राज्य की स्थापना को और आगे तेजी से बढ़ाने के लिए राजवर्धन गद्दी के ऊपर बैठे। राजवर्धन और हर्षवर्धन दोनों पुत्र हैं प्रभाकर वर्धन के, ठीक है। प्रभाकर वर्धन के दोनों पुत्र हैं ये, ठीक है। तो प्रभाकर वर्धन के ये दोनों राजवर्धन और हर्षवर्धन पुत्र थे। राजवर्धन बड़े भाई थे और हर्षवर्धन छोटे भाई थे। तो बड़े भाई होने के नाते गद्दी किसको मिली, राजवर्धन को मिली। तो राजवर्धन यहाँ जब अपना एम्पायर स्थापित करने आए तो इन्होंने बोला कि हमारे जस्ट बगल के शासक मौखरी, अभी मैंने मैप में भी दिखाया ये मौखरी शासक थे, तो मौखरी शासकों के साथ क्यों ना हम अच्छे संबंध स्थापित करें। अच्छे संबंध स्थापित करने का मतलब उस साम्राज्य के ऊपर भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा, दोनों साम्राज्य मिलकर पूरे भारत के अंदर काम करें, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग जानते हो ये लोग वॉर की जगह अगर दूसरी टेक्निक यूज करते थे वो क्या होती थी, मैट्रिमोनियल अलायंस, मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी दूसरे साम्राज्य के ऊपर कंट्रोल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, मौखरी राजवंश के शासक थे गृहवर्मन, ठीक है। गृहवर्मन के साथ में राजवर्धन ने अपनी बहन का विवाह कर दिया, ठीक है। क्या करा, अपनी बहन का विवाह किसके साथ में कर दिया, यहाँ पर गृहवर्मन के साथ में कर दिया। गृहवर्मन कौन है, मौखरी के राजा हैं इस समय, ठीक है। अब मौखरी साम्राज्य और पुष्यभूति साम्राज्य दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र बन गए, ठीक है। दोनों एक बहुत अच्छे मित्र बन गए क्योंकि वैवाहिक संबंध दोनों में स्थापित हो चुके हैं। अब दोनों जैसे ही मित्र बने, ये बात भारत के अंदर कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई, ठीक है। जिसके अंतर्गत आप दो शासक यहाँ पे देख सकते हो। एक शासक का नाम है देवीगुप्ता जो मालवा के शासक थे, और एक शासक का नाम है शशांक जो बंगाल का शासक है इस समय, ठीक है। ये दो शासक इस समय में ऐसे हैं जिनसे इन दोनों के बीच के मैट्रिमोनियल अलायंस बर्दाश्त नहीं, वो वैवाहिक संबंध बर्दाश्त है, क्योंकि इनको लगा उत्तर भारत में ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, है ना। तो मालवा और यहाँ बंगाल के शासकों ने क्या करा, अपनी कहीं ना कहीं दुश्मनी को निकालते हुए बोले कि अभी पुष्यभूति या वर्धन वंश पे तो अटैक नहीं किया जा सकता, लेकिन कमजोर कौन था यहाँ पे, मौखरी वंश था। तो इन्होंने क्या करा, मौखरी वंश के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। मौखरी वंश के ऊपर अटैक कर दिया, और देखिए मौखरी वंश के ऊपर अटैक का परिणाम क्या हुआ कि गृहवर्मन की गर्दन गई, ठीक है, ठीक है, उड़ गई, गर्दन उड़ गई, ठीक है, गर्दन उड़ गई मतलब खत्म। गृहवर्मन की यहाँ हत्या कर दी। इन दोनों शासकों ने मिलकर क्या करा, गृहवर्मन की हत्या कर दी। बेसिकली इसमें हत्या करने वाले जो व्यक्ति हैं देवीगुप्ता है। देवीगुप्ता ने किसकी हत्या कर दी, गृहवर्मन की हत्या कर दी, ठीक है। गृहवर्मन की हत्या करने का मतलब मौखरी राज्य को जीत लेना था अगर देवीगुप्ता उसकी हत्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कहानी उल्टी हो गई, क्योंकि भाई वैवाहिक संबंध तो पुष्यभूति या वर्धन वंश के उनके साथ में, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, वर्धन वंश ने तुरंत मौखरी राजवंश को हत्या किया। हत्याने का मतलब ये है कि उनके कहीं ना कहीं रिश्तेदारी वाला वंश है, तो अपना पहला अधिकार कौन दिखाएगा, वर्धन वंश दिखाएगा। वर्धन वंश तुरंत पहुंचा मौखरी राजवंश के पास में। इन्होंने क्या करा, देवीगुप्ता ने जैसे ही इनकी हत्या करी गृहवर्मन की, और तुरंत इनकी बहन को अगवा करके अपने साथ ले गया। कौन, देवीगुप्ता, ठीक है। देवीगुप्ता इसको भी अगवा करके अपने साथ में ले गया, जो इनकी बहन थी, कुमार देवी करके नाम आता है इनकी बहन का, इतिहास में कुमार देवी करके नाम आता है। तो वो कुमार देवी को यहाँ अपने साथ में ले गया देवीगुप्ता। इस बात से नाराज होके यहाँ पर पुष्यभूति राजवंश के शासक कौन है, राजवर्धन। राजवर्धन की सिस्टर को ये लेके गया था यहाँ से, तो राजवर्धन का शासक किसके ऊपर अटैक करेगा, देवीगुप्ता के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। देवीगुप्ता के ऊपर अटैक हुआ, अब ये उल्टे पड़े हुए, ठीक है। अब ये उल्टे पड़े हुए मतलब किसने किसकी हत्या कर दी होगी, यहाँ पर अगली हत्या जो हुई वो पुष्यभूति राजवंश के मतलब राजवर्धन ने किसकी हत्या कर दी, देवीगुप्ता की हत्या कर दी। देवीगुप्ता की हत्या करने के बाद ये अपनी बहन को छुड़ाने जब वहां पहुंचे तो इनकी बहन नहीं मिली वहां पे, मतलब बहन इनकी जो थी वो देवीगुप्ता के हाथों से निकल के भाग गई थी, कहीं पे किसी जंगल में जाके छुप गई थी, ठीक है। और वहां पता चला इस बात को कि इनकी बहन को शशांक ले गया, ये बात ये पता चली, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के आपस में अलायंस, ठीक है। अब इनका दुश्मन जो होगा दोनों का कॉमन दुश्मन होगा, तो इनकी बहन को कौन ले गया, शशांक ले गया, ठीक है। तो ये अब इन दोनों के बीच की वॉर दिखाई देगी आपस में, ठीक है। ये वाली कहानी आपको समझ आ रही है, फिर से शुरू करें, चलो ठीक है, कंफ्यूज मत
फिर से शुरू करते हैं। देखो हमने बोला कि ये दो राजवंश हैं आपस में, पुष्यभूति या वर्धन राजवंश एक राजवंश, और दूसरी तरफ यहाँ पे कौन है, मौखरी राजवंश है। ये दोनों राजवंश दोस्ती करना चाहते थे आपस में मिलकर साम्राज्य को स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, साम्राज्य की स्थापना के लिए इन्होंने क्या करा, आपस में मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनाए। मैट्रिमोनियल रिलेशंस में राजवर्धन ने अपनी सिस्टर या अपनी बहन का विवाह किससे कर दिया, मौखरी के राजा गृहवर्मन के साथ में कर दिया। ठीक है, ये बात मैट्रिमोनियल की रिलेशन की कुछ शासकों से बर्दाश्त नहीं हुई। जो शासक कौन है, दक्षिण एरिया के कुछ शासक हैं, जैसे मालवा के देवीगुप्ता हो गए और बंगाल के शशांक। ठीक है, ये दोनों शासकों से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, तो देवीगुप्ता ने क्या करा, इन दोनों के अलायंस थे एक्चुअल में, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, जैसे मौखरी और वर्धन एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। तो इस बात से नाराज होकर देवीगुप्ता ने इनके ऊपर अटैक किया और ये गर्दन गई। ठीक है, गृहवर्मन खत्म। गृहवर्मन जैसे ही खत्म हुए, इनकी सिस्टर को कौन उठा के ले आया अपने साथ में, देवीगुप्ता। देवीगुप्ता इनको अपने पास में लाया। ये बात वर्धन एम्पायर के शासक राजवर्धन को पता चली। राजवर्धन की बहन को ऐसे कैसे कोई ले जा सकता है, तो उन्होंने क्या करा, देवीगुप्ता के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, देवीगुप्ता के ऊपर अटैक कर दिया तो ये पड़े हुए नीचे। ठीक है, तो मतलब ये खत्म हो गया। देवीगुप्ता की हत्या होने के बाद में अब यहाँ पर शशांक इनका बदला लेगा। तो शशांक बदला लेने के लिए इनकी बहन को अपने पास उठा लाया। ठीक है, और इनकी बहन को जब अपने पास में उठा के लाया, इनकी बहन भाग गई, जंगल में गई, छुप गई जाके, और जंगल में छुपने के बाद में राजवर्धन ने क्या करा, राजवर्धन ने बोला पुष्यभूति जो राजवंश है या फिर वर्धन राजवंश है, उसके ऊपर हर्ष तुम बैठो आगे। ठीक है, हर्षवर्धन से क्या बोला, साम्राज्य तुम संभालो जाके, मैं अपनी बहन को लेके आता हूँ। और ये अटैक करने कहाँ चले गए, बंगाल के अंदर। किसके ऊपर अटैक करने चले गए, शशांक के ऊपर अटैक करने बंगाल चले गए। इन्होंने अपनी गद्दी क्यों छोड़ी थी, कुमार देवी की वजह से, जो इनकी सिस्टर है, उनको बचाने के लिए कहाँ चले गए थे, बंगाल, और ये बदला लेना चाहते थे शशांक से। ठीक है, लेकिन ये बदला इनको खुद उल्टा पड़ गया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो, इनकी हत्या कर दी, शशांक ने उल्टा इन्हीं की हत्या कर दी। राजवर्धन की यहाँ हत्या हो गई, राजवर्धन को मार दिया गया। ठीक है, अब गद्दी के ऊपर बैठा कौन है, वो मजबूरी में बैठा था, वो शासक बनना भी नहीं चाहता था। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ राजवर्धन क्योंकि गद्दी को वैकेंट करके गए थे, कहीं कोई और शासक आके गद्दी को ना ले ले, तो इस वजह से क्या हुआ था, ये आके बस गद्दी के ऊपर बैठ गए थे। इन्होंने बोला चलो ठीक है, गद्दी खाली है, मैं बैठा जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हर्षवर्धन गद्दी के ऊपर बैठे। राजवर्धन की जब हत्या कर दी गई तो ये बात पता चली कि इनकी सिस्टर जंगल में कहीं पे सती करने वाली। ठीक है, सती का मतलब आप लोग समझते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर महिलाएं खुद को आग लगा लेती थी, जब उनके पति की हत्या हो जाती थी या कोई मार दिया करता था, या उनकी नेचुरल डेथ भी हो जाया करती थी, तो वो सती प्रथा को कहीं ना कहीं अपनाने वाले थे यहाँ पे। लेकिन हर्षवर्धन तुरंत जैसे ही हर्षवर्धन को ये बात पता चलती है, हर्षवर्धन इनको शशांक के ऊपर अटैक करता है। और शशांक के ऊपर अटैक, क्योंकि देखिए हर्षवर्धन की अब समस्या शशांक के साथ ही तो बची है। ठीक है, शशांक वो व्यक्ति है जिसने उनके भाई की हत्या करी है, तो हर्षवर्धन किससे बदला लेगा, शशांक से लेगा ना। तो शशांक के ऊपर अटैक करने के लिए ये आगे बढ़े, और इनके दो टारगेट थे, एक शशांक की हत्या कर देना और एक दूसरा अपनी बहन को किसी भी तरीके से वापस ले आना। ठीक है, तो यहाँ पे हर्षवर्धन को बोला जाता है काफी कुशल शासक था। इन्होंने अपनी बहन को ढूंढ के आगे से बचा के, सती से बचा के वापस अपने साम्राज्य में ले गए। पूरे एम्पायर को लगा दिया था इन्होंने ढूंढने में अपनी बहन में, है ना, और वो अपनी बहन को ढूंढ के यहाँ से वापस लेके चले गए। और यहाँ वापस ले जाने के बाद में इन्होंने क्या करा, चलो इसके बाद में यहाँ से ले जाने के बाद में इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी बहन को, कौन सा साम्राज्य, मौखरी साम्राज्य था ना जहाँ पे इनके हस्बैंड गृहवर्मन रहा करते थे, इन्होंने मौखरी साम्राज्य कुमार देवी को सौंप दिया। ठीक है, मौखरी साम्राज्य क्योंकि उनके पति की हत्या की गई थी, तो मौखरी साम्राज्य के ऊपर वास्तविक काबिज कौन हो गया, इनकी बहन जिनका नाम कुमार देवी था। ठीक है, और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कह सकते हो किसके हाथों में है, हर्षवर्धन के हाथों में। ठीक है, और इन्होंने अटैक करके किसकी हत्या कर दी, शशांक की भी हत्या कर दी। तो शशांक की भी हत्या करने वाले हर्षवर्धन बंगाल के शासन को भी अपने हाथों में ले लेते हैं, और इधर देवीगुप्ता का मालवा का पूरा शासन तो हर्षवर्धन के हाथों में आ ही गया था। मौखरी साम्राज्य भी उसके हाथों में आ गया, और खुद का साम्राज्य नतन देवी का जो पूरा पार्ट है वो तो इनके हाथ में है। ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है हर्षवर्धन के कार्यकाल में साम्राज्य के विस्तार होने की। साम्राज्य का विस्तार हर्षवर्धन करना भी नहीं चाहता था, ऐसे शुरू किया, मजबूरी में शुरू किया, लेकिन अब मजा आ रहा है, देखो आगे। ठीक है, आगे इन्हें अब मजा आने लगा कि साम्राज्य के विस्तार को किस तरीके से करा है। देखिए शशांक एक बहुत निर्दयी शासक था।
निर्दयी शासक के तौर पर देखा जाए काफी ज्यादा अनएथिकल पर्सन था। और कल हम लोग बात कर रहे थे ना बोधी ट्री की, किसी ने बोला था चौथी जनरेशन चल रही है ना। तो चौथी जनरेशन क्यों चल रही है, पहली जनरेशन खत्म कैसे हुई, इसकी वजह से हुई। शशांक ने बोधी ट्री को काट दिया था, ठीक है। बोधी ट्री वो ट्री जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी ट्री को इसने क्या करा था, वहां काट दिया था और काट के उसको विनाश कर दिया था, मतलब उस प्लेस का ही विनाश कर दिया जिस प्लेस पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, इसने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को भी तबाह और बर्बाद करना शुरू कर दिया, क्योंकि एंटी बुद्धिस्ट कहलाता है। इसने बुद्ध धर्म को समाप्त करने का संकल्प लिया था, बुद्धिज्म को नहीं छोड़ना, है ना। तो इसने मोनेस्ट्री को भी समाप्त करना शुरू कर दिया। जो मोनेस्ट्री उस समय में आपको याद होगा गया में कोई शासक बना के लिया था, श्रीलंका से आया था, कौन था, श्रीलंका का कौन शासक जिसने गया के अंदर मूर्ति का, गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई थी, और कौन से शासक से परमिशन लेके बनाई थी, मेघवर्मन था, ठीक है। लेकिन किससे परमिशन ली थी, स्कंदगुप्त से। देख लो सही से पढ़ लो, लिखा हुआ होगा है, चंद्रगुप्त सेकंड से, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड से परमिशन लेके उसने वहां पे मेघवर्मन ने बनवाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को इसने समाप्त कर दिया, मतलब बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी रिलीजियस प्लेसेस थे इसने तबाह बर्बाद करना शुरू। ये बात और थी जिसकी वजह से हर्षवर्धन इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था, ठीक है। अब देखिए हर्षा के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, हर्षवर्धन के साम्राज्य के विस्तार की। मैंने बोला ना मजबूरी में शुरू किया था, अब इन्हें विस्तार करने में मजा आने लगा, बोले चलो विस्तार किया जाए, हर्षवर्धन के अंपायर को और ब्रॉड किया जाए, ठीक है। देखा जाए तो हर्षवर्धन के एम्पायर के अंतर्गत ये तो हम देखते ही हैं, ये वाला इलाका पूरा का पूरा ऑलरेडी था, लेकिन इस इलाके को इसके अंदर इन्होंने ऐड कर लिया, क्योंकि इस समय में ये जो इलाका था मौखरी का इलाका था, जहाँ इनकी बहन रूल करती थी। इनकी बहन की भी मृत्यु हो जाती है कुछ समय के बाद में, ठीक है। मृत्यु के पश्चात मौखरी साम्राज्य को हर्षवर्धन पूरा अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं, ठीक है। और यहीं पे वो क्या करते हैं, कन्नौज के इलाके को या कन्नौज को अपनी नई राजधानी घोषित करते हैं। अब हर्षवर्धन की राजधानी क्या है, कन्नौज, ठीक है। हर्षवर्धन के साम्राज्य में राजधानी कन्नौज थी और वो इस एरिया को अपने कैप्चर में ले लेते हैं। मैंने बताया आपको मालवा के इलाके को तो श्रीगुप्त को हरा के ले ही चुके थे, ठीक है। और बंगाल का इलाका भी इन्होंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट फॉर्म में शशांक को हरा के अपने अंडर में ले लिया था, ठीक है। तो ये इलाका हर्षवर्धन ने यहाँ पे जीतना शुरू किया। उसके आगे अगर बात करें तो कन्नौज के अलावा या फिर इस इलाके के अलावा इन्होंने अपना एक कैंपेन चलाया सिंध की तरफ, ठीक है। सिंध की तरफ या पंजाब के इलाके की तरफ एक कैंपेन इनका चला, जिस कैंपेन के अंतर्गत इन्होंने विजय प्राप्त करी और इन्होंने सिंध के एम्पायर को भी जीत लिया, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करें ये वाला जो इलाका था वल्लभी वगैरह का इलाका, ठीक है। यहाँ पे इस पूरे के पूरे गुजरात के इलाके को भी इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया। गुजरात का इलाका आपको थोड़ा बहुत याद होगा, वाकाटाकास यहाँ पे रूल करते थे, हमने बताया था वाकाटाकास यहाँ पे रूल करा करते थे। उससे पहले अगर थोड़ा सा देखें तो शाका का रूल हुआ करता था, थोड़ा शक साम्राज्य के भी रूल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उसके बाद में यहाँ पे वल्लभी के अंतर्गत यहाँ पे कुछ शासक ऐसे आए थे जिसको हर्षा ने हराया था और हरा के इस एरिया को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। इसी के साथ साथ में मिलिट्री कैंपेन यहाँ का कलिंग का भी दिखता है, उसका उड़ीसा के इलाके का कलिंग का भी कैंपेन किया उसने, और कलिंग के कैंपेन को करके कलिंग को भी उसने जीत लिया, उड़ीसा को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। साथ ही साथ में नेपाल तक का इलाका उनकी पूरी ओनरशिप को माना था और नेपाल ने भी अपने को हैंड ओवर कर दिया था, किसके हाथों में, हर्षवर्धन के हाथों में, ठीक है। कश्मीर से लेकर अगर आप नीचे तक देखोगे पूरा का पूरा इलाका सब किसके हाथ में आ चुका था, हर्षवर्धन के हाथ में आ चुका था। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने कैंपेन चलाया जो चालुक्यों से रिलेटेड था। मैंने बोला ना दक्षिण भारत क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नदर्न इंडिया के लोगों के लिए, क्योंकि नदर्न इंडिया के लोग दक्षिण भारत जीत ही नहीं पाते थे। हर्षवर्धन की बात कर रहा हूँ, नदर्न इंडिया में एक वॉर नहीं हार रहा है, लेकिन साउथ इंडिया में जैसे पहुंचा चालुक्यों से ये वॉर हार गए। पुलकेशिन सेकंड इस समय चालुक्य के शासक थे। और ऐहोल इंस्क्रिप्शन एक है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो ऐहोल अभिलेख है, उस अभिलेख में पुलकेशिन सेकंड ने लिखा कि मैंने हर्षवर्धन को जो भारत का सबसे प्रतापी सम्राट है उसको इस वॉर के अंदर हराया है, ठीक है। तो इसको इस वॉर के अंदर हराया था। बेसिकली चालुक्य शासकों ने यहाँ पे हर्षवर्धन को यहाँ पे हरा दिया था, ठीक है। दक्षिण भारत देखो एक ऐसी टेरिटरी है जिस टेरिटरी की संस्कृति विरासत सब अलग है, उनके सांस्कृतिक मूल्य अलग है।
भारत का कोई व्यक्ति जो भाई लॉर्ड रामा को मानता है, भगवान राम को मानता है, वो दक्षिण भारत में अगर भगवान राम को लेकर पहुंचेगा तो दक्षिण भारत के लोग कहेंगे नहीं हम तो शिविज्म को मानने वाले हैं, हम भगवान शिव को मानने वाले हैं, हम भगवान विष्णु को मानने वाले लोग हैं। तो पहला तो कॉन्फ्लिक्ट रिलीजियस बेसिस पे हो जाएगा, क्योंकि वो वरीयता देने की कोशिश करेंगे रामा के बेसिस पे, साउथ वाले को बोलेंगे नहीं हम तो लॉर्ड विष्णु या शिविज्म को मानने वाले लोग हैं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक कारण बन जाएगा, वो क्या, धर्म। धर्म के बेसिस पे कभी भी वो लोग साउथ के लोग नॉर्थ के लोगों को अपने पर हावी नहीं होने दिए। अब आप खुद सोचो, अगर आपकी संस्कृति के ऊपर कोई चोट पहुंचाना चाहे तो आप अपनी जी जान लगा दोगे उसको खत्म करने के लिए। यही साउथ के लोग नहीं चाहते थे कि नॉर्थ के लोग भारत में एंटर करें और भारत में एंटर करके यहाँ की संस्कृति को बर्बाद करें, है ना। तो उनकी एक संस्कृति अलग है, रूल अलग है, सारी चीज, इवन रामायण महाभारत तक वहाँ की अलग है, ठीक है, उसमें अलग स्टोरीज पूरी की पूरी। अभी उन स्टोरीज की भी बात करेंगे जब हम चोला चेरा पांड्या की बातें करेंगे कि कौन सी स्टोरीज को उन्होंने रामायण और महाभारत के अंदर मेंशन किया, है ना, वो सारी बातें भी देखोगे आप। लेकिन उनकी कल्चर, सांस्कृतिक वैल्यू सब अलग हुआ करते थे, जिसकी वजह से वो एक भेद दिखाई देता है। हाँ हाँ, देखो एक कारण नहीं है, मैंने तो अभी आपको रिलीजियस, मैंने क्या बताया था, देखो हमेशा जब 1857 का भी विद्रोह पढ़ा रहा था, मैंने बोला था हर चीज के पीछे कुछ रियल रीजंस होते हैं, वास्तविक कारण होते हैं, और वो वास्तविक कारण कोई एक थोड़ी होता है। वास्तविक कारण धार्मिक कारण हो सकते हैं, वास्तविक कारण सामाजिक कारण हो सकते हैं, वो आपके भौगोलिक हो सकते हैं, वो आपके आर्थिक हो सकते हैं, है ना। इस तरीके के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक कारण मैंने रिलीजियस कारण आपको बता दिया, ठीक है। आर्थिक कारण भी हो सकता है, अगर नॉर्दर्न इंडिया के मुकाबले देखा जाए सदर्न इंडिया बहुत रिच है, बहुत रिच है। अगर उस रिचनेस के ऊपर नॉर्दर्न इंडिया के लोग अपनी नजर लगाएंगे तो साउथ इंडिया के लोग अपने उसी रिचनेस के बेसिस पे नॉर्दर्न इंडिया को हरा दिया करते थे। वो तो रिच थे ना, बहुत ज्यादा पैसा बहुत था उनके पास। दक्षिण भारत में रावण को पूजा जाता है, इसके बहुत प्रमाण नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं है। कुछ ट्राइब्स हैं जो रावण को पूजती हैं, वो तो नॉर्दर्न इंडिया में भी है ना। तो ऐसा नहीं कह सकते पूरा दक्षिण भारत रावण को पूजता है, नहीं कह सकते ऐसा। कुछ ट्राइब्स हैं, ऐसे ट्राइबल एरिया से कुछ लोग हैं जो पूजते हैं। अभी आपको यही मिल जाएंगे आपके उत्तराखंड के इलाके के अंदर थारू जनजाति के लोग, थारू ट्राइब्स जो है वो रावण को पूजते हैं, है ना, या दीपावली को शोक का त्योहार मनाते हैं, है ना, ऐसे मनाते हैं। ये सब आप ट्राइबल रीजन्स में पढ़ोगे तो ऐसे तो नॉर्थ में मिल जाएंगे, साउथ में भी ऐसे कुछ लोग दिखाई देंगे आपको। तो ये देखिए पूरा का पूरा जो कैंपेन है हर्षवर्धन का, इस कैंपेन को सक्सेसफुल कैंपेन माना गया, बट एक बस चूक हो गई हर्षवर्धन से, वो साउथ में अटैक करना। साउथ में चाणक्य के ऊपर अटैक करा, पुलकेशिन सेकंड ने इनको हराया, और ये बात प्रमाणित तौर पर कहाँ लिखी हुई है, ऐहोल अभिलेख जो है उस अभिलेख के अंदर पुलकेशिन सेकंड ने खुद लिखवाई, ठीक है। चलिए चाणक्य की बात खत्म हो गई। ये हर्षवर्धन का विस्तारित रूप आपको दिखाई देता है, और ये अब हमें दिखाई देता है कि हम लोग जहाँ सिर्फ इतने मार्जिन्स की बात कर रहे थे, अब देखिए पूरा का पूरा एम्पायर कितना विस्तारित हो चुका है। यह एम्पायर उसी शासक ने विस्तारित किया है जो शासक गद्दी के ऊपर बैठना भी नहीं चाहता था, जिसको मजबूरी में अपने भाई के बदले में गद्दी के ऊपर बैठना पड़ा था, ठीक है। और मजबूरी में अपनी गद्दी के ऊपर बैठने के बाद में उसने जब कैंपेन चलाना शुरू करे तो ये सारे डायरेक्ट कंट्रोल थे राज्य उसके हाथों में, और ये इनडायरेक्ट तौर पर उसके हाथों में सारे के सारे राज्य थे। और ये इतिहास है, जो भी शासक मजबूरी में बैठा है उसने तबाही मचाई, है ना। जैसे हर्षवर्धन को आप शासक के तौर पर देखिए, ऐसी अकबर को देखोगे आप आगे वाले मैडम हिस्ट्री के अंदर, मजबूरी में बैठा था, है ना। पिता की हत्या करी हो गई, एकदम से लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गए, है ना, और मर गए। उसके अंदर अचानक मौत हो गई, 12 साल का एक लड़का गद्दी के ऊपर मजबूरी में बैठा, है ना। कोई ऐसा था ही नहीं कि अकबर को गद्दी के ऊपर बैठाया जाएगा, अभी मजबूरी में बैठा और लगभग पूरे भारत को जीत, है ना। तो ऐसे मजबूरी में बैठे हुए शासक कहीं ना कहीं, ऐसा इतिहास है हमारा कि मजबूरी में बैठे हुए शासक अलग ही किए, हमेशा अलग किए कुछ ना कुछ, ठीक। विजयनगर एम्पायर के अंदर भी दिखाएंगे अभी आपको वहाँ पे, है ना। तो विजयनगर एम्पायर के अंदर भी देखोगे मजबूरी में बैठे हुए शासकों ने किस तरीके से पूरे विजयनगर एम्पायर को इतना प्राउड एम्पायर बताया, है ना। तो ये कुछ ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए ऐसी चीजें होती है। हर्षा के कंट्रोल में कौन कौन से राज्य थे, ये डायरेक्ट कंट्रोल है, और जो इनडायरेक्ट कंट्रोल में थे वो ये सारे राज्य, ठीक है। चाहो तो इसको नोट कर लो, चाहो तो इसको नोट कर लो, ठीक है। डायरेक्ट कंट्रोल में राजस्थान है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। और जो इनडायरेक्ट कंट्रोल है, जो उनके इन्फ्लुएंस का क्षेत्र था, वो कश्मीर, नेपाल, सिंध, असम और गुजरात, ठीक है। ये सारा का सारा इलाका। कहानी याद रहेगी ना, शशांक को किसने मारा या फिर देवी गुप्ता को किसने मारा, नहीं रहेगी।
याद रखना उस कहानी को, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में प्रीलिम्स में ऐसा कोई फैक्ट आ जाएगा जो आपको वहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, उसको भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ये नोट्स क्या आता है? ये नोट कहाँ से बनाते हैं? तुमने कब पूछा मुझसे? आप पहली बार पूछा? तो तुम्हें क्या लगता है मैं किससे बनवाता हूँ बेटा? ये बहुत समय लेते हैं ये वाले नोट्स। मैं तुम लोग से ये पूछने वाला था, मजा आ रहा है ऐसे वाले नोट्स? मेरा तो कुछ हुआ नहीं करता इसे बनाने में, उसका क्या प्रैक्टिकल जितनी मैंने ये बोला ना, इमेजेस के फॉर्म में आप जब भी किसी चीज को देखते हो तो वो चीज छप जाती है दिमाग में, है ना। आप कुछ नहीं तो आपको देवी गुप्ता उल्टा पड़ा दिख रहा होगा, है ना, तो वो इमेज के फॉर्म में दिख रहा होगा, वो इमेज ही छप जाती है दिमाग के अंदर। अच्छा देवी गुप्ता है, उसकी हत्या करी होगी, किसने करी होगी तो आपको पता है, ऊपर से राज्यवर्धन आए उन्होंने करी होगी, तो ऐसी चीजें दिमाग में छप जाती है इमेज। लेकिन हाँ, ऐसी चीजें मैं सब में नहीं पढ़ा सकता, सारे टॉपिक्स में नहीं पढ़ा सकता। अननोन नंबर पे बातें नहीं करता मैं, अननोन नंबर उठाते ही नहीं। हाँ, अननोन नंबर नहीं उठाता, वैसी कॉलेज इस समय नहीं आ रही। तो ये डायरेक्ट कंट्रोल या इनडायरेक्ट कंट्रोल या इन्फ्लुएंस का क्षेत्र है पूरी तरीके से, जो वर्धन एम्पायर की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, वर्धन एम्पायर के अंतर्गत पूरे साम्राज्य का विस्तार जिस तरीके से आप देखते हो, तो ये सारी चीजें इमेजेस के फॉर्म में कोशिश करिए आपके मन में बैठ जाए। जितने टफ टॉपिक होंगे इतिहास के अंदर, जो बहुत टफ होंगे, उनको मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसको अगर आप सीधे थ्योरी के बेसिस पे पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो नहीं याद होता, एकदम नहीं याद होता। शायद वो इमेजेस के फॉर्म में आप अपने दिमाग में रख लोगे, क्योंकि देखिए गुप्ता एम्पायर एक टफ एम्पायर है, उस एम्पायर को याद कर पाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। बहुत सारे शासक हैं, सबके अलग अलग कार्य हैं। उसके बाद में पोस्ट गुप्ता तो और टफ हो जाता है ना। अभी आपको मुझे वो भी पढ़ाना है, पोस्ट मॉडर्न एम्पायर। वो मॉडर्न एम्पायर भी थोड़ा सा टफ है, उसके बारे में भी कोशिश करेंगे इमेजेस के फॉर्म में पढ़ा पाए आपको। ठीक है, तो वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और दूसरी अच्छी चीज इससे ये हो जाती है कि समय कम लगता है, जल्दी निपट भी जाते हैं टॉपिक, और सारी चीज़ें कवर भी हो जाती हैं, कुछ बचता भी नहीं है। तो हम लोग क्लासेस हम लोग को उतने नहीं मिले ना जितने हम लोग को चाहिए, हमें कम क्लासेस मिले, हम उस हिसाब से इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन उम्मीद बिल्कुल मत करना कि सर सारे क्लास हम ऐसे ही लेने वाले हैं या हर क्लास को ऐसे ही लेके आने वाले हैं ना। बहुत टफ हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है, इस पर बहुत समय जाता है ना। लेकिन हाँ, कोशिश मैं करूँगा जितने टफ टॉपिक हैं जो आपके समझ से थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, उन सबको यहाँ पे ला के आपको दिखाया है। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए हर्षवर्धन के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ या फिर रिलीजियस वे में किस तरीके का उन्होंने अपना पूरा का पूरा एम्पायर को चलाया था। तो देखिए हर्षवर्धन शुरुआती तौर पर शैविज्म को फॉलो करने वाले, शैव संप्रदाय के बहुत बड़े कह सकते हैं ये फॉलोअर थे और इसको फॉलो करते थे। धीरे धीरे इनको बुद्धिज्म की तरफ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हुआ और इन्होंने क्या करा, हीनयान बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। तो ये हीनयान बुद्धिज्म के अंदर चले गए, बुद्धिज्म को इन्होंने अडॉप्ट किया और बुद्धिज्म को अडॉप्ट करने के बाद बुद्धिज्म को प्रमोट करना भी शुरू कर दिया था, जिसके अंदर हीनयान सेक्ट के ये फॉलोअर थे। उसी समय में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था हेनसांग। ठीक है, हेनसांग इन्हीं समय में तो आया था हर्षवर्धन के समय में। हेनसांग ने इनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के लेके चला गया महायान की तरफ। ठीक है, इनसे बोला आप जिस सेक्ट को फॉलो कर रहे हो वो थोड़ा गलत रास्ता है ना, चलो मैं आपको सही रास्ता दिखाता हूँ। चलिए, इन्होंने क्या बोला, उनको चलो हम महायान की तरफ चलते हैं। और महायान को इन्होंने क्या करा, यहाँ पर इनके प्रभाव में आके, हीनयान के प्रभाव में आके इन्होंने महायान को एडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो हीनयान के बाद में अगर किसी ने महायान को एडॉप्ट किया था, ऐसा कोई एक राजा पूरे भारत के अंदर है, तो वो हर्षवर्धन। ठीक है, जितनी इंटरेस्टिंग इनकी पॉलिटिकल लाइफ है उतनी इंटरेस्टिंग रिलीजियस लाइफ है। शैविज्म से शुरू कर रहे हैं, बुद्धिज्म के अंदर एंटर करके हीनयान को एडॉप्ट करते हैं, हीनयान से भी इनको हेनसांग कहाँ ले जाता है, महायान की तरफ ले जाता है। ठीक है, और ये फाइनली महायान बुद्धिज्म के उस सेक्ट के फॉलोअर बन जाते हैं। ठीक है, तो महायान के फॉलोअर थे, महायान को फॉलो किया करते थे अपने अंतिम समय तक। जैसे इन्होंने इस सबको फॉलो करना शुरू किया, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई। उन इंपॉर्टेंट चीजों में सबसे पहले इन्होंने अपने साम्राज्य के अंदर एनिमल किलिंग के ऊपर बैन कर दिया, पूरी तरीके से एनिमल किलिंग। ऐसा करने वाला एक और राजा भारत में कौन हुआ था,
अशोक, ठीक है। अशोक का एकमात्र राजा हुआ इनके अलावा जिसने एनिमल किलिंग को अपने साम्राज्य में रोक दिया था। साथ ही साथ में एनिमल फूड पूरी तरीके से किसी भी तरीके का कोई नॉन वेजिटेरियन या नॉन वेज के ऊपर पूरी तरीके से रोक लगी हुई थी, ठीक है। तीसरी तरीके से अगर देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पर सारे बुद्धिज्म को या बुद्धिज्म के सेक्ट को, बुद्धिज्म ही नहीं जैनिज्म या हिंदुइज्म के सारे फिलोसफर्स को या पुरोहितों को बुलाते थे और हर 5 साल में उनके बीच में एक धर्म संसद कराया करते थे, ठीक है। धर्म संसद होती थी, धर्म काउंसिल हुआ करती थी, जिस काउंसिल में सभी लोग बैठते थे आके और बैठने के बाद उस पर चर्चा करते थे, अपने अपने धर्मों के अच्छे अच्छे पहलू जनता के सामने रखते थे। ऐसा कुछ और आपको याद आता है इतिहास में कभी और हुआ होगा, किसी काल में हुआ होगा ऐसा? अकबर के शासनकाल में अकबर ने जब अपने धर्म दीन इलाही को प्रमोट करना शुरू किया था ना, तो उस धर्म के अंतर्गत उसने ऐसी ही काउंसिल बनाई थी और उस काउंसिल में सभी वर्गों सभी धर्म के लोगों को बुलाता था और बुला के उनसे यहाँ पर धार्मिक गुरुओं से राय लेता था कि सही तरीके से कैसे धर्म को प्रमोट किया जा सकता है। इन्होंने भी यही करना शुरू किया। कहने को ये बुद्धिज्म को मानने वाले व्यक्ति जरूर थे बट सेकुलर व्यक्ति थे, सभी धर्मों का यहाँ पर इन्होंने आदर किया और सभी धर्मों के लोगों को यहाँ बुलाया, ठीक है। तो ये क्या करा इन्होंने, हर 5 साल के अंदर लोगों को बुलाया करते थे और गैदरिंग करके सभी धर्मों के जो भी अच्छे सिद्धांत होते थे उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया करते थे, ठीक है। इसके बाद में अगर कहा जाए तो इन्होंने जो ट्रैवलर्स आते थे, जो भी बाहर के लोग आया करते थे, जितने भी विदेशी ट्रैवल के लिए लोग आते थे, उनके लिए अलग से रेजिडेंशियल प्लेसेस बना दिए, ठीक है। आज के समय में इन रेजिडेंशियल प्लेसेस को क्या कहते हैं, जब आप किसी दूसरे शहर में जाते हो क्या बोलते हैं इसको? खानका बोलते हैं। और खानका तो इतनी अच्छी बारिश हो रही है, सब लोग। हाँ चलो, क्या बोलते हैं इसको? जब कोई व्यक्ति किसी बाहर के स्थान के ऊपर है, धर्मशाला, मुसाफिर खाना, इस तरीके के शब्दों को यूज किया। धर्मशाला पहले हुआ करता था, मुसाफिर खाना जब मुगल काल आया उस समय में यूज होना शुरू हो गया। तो जितने भी ट्रेवल्स आते थे उनके लिए इन्होंने धर्मशालाएं बनवाई, ठीक है। धर्मशाला के कॉन्सेप्ट को स्थापित करने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के अंदर धर्मशालाओं का चलन चलाया था, ठीक है। ट्रेवलर्स के लिए धर्मशालाएं होती थी और 1000 से ज्यादा इन्होंने स्तूपा और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज बनवाए थे। मतलब बुद्धिज्म से रिलेटेड कह सकते हो जो आर्किटेक्चर इन्होंने क्रिएट करना शुरू किया, उसमें 1000 से ज्यादा मूर्तियां कह सकते हो या रिलीजियस प्लेसेस के तौर पर आप कह सकते हो, वो सारे के सारे यहाँ पर इन्होंने लगाने शुरू किए। हाँ एक पॉइंट ये जैसे एनिमल मतलब मारना या खाना ये मतलब और देखो ये देखो पता है ये रिलीजियस बिलीफ नहीं है, पहली बात तो है ना, ये है ही नहीं रिलीजियस बिलीफ। इसको अगर रिलीजियस बिलीफ मान के चलोगे तो मुद्दा खराब होता है। ये एक्चुअल में रिलीजियस नहीं, ये एक्चुअल में एक राइट है लोगों का, एक अधिकार के तौर पर लोगों से मानते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि खाना चाहिए, कुछ लोग मानते हैं नहीं खाना चाहिए। एनिमल किलिंग, एनिमल को मारना या जानवरों की हत्या करना, या फिर कह सकते हो आप अभी मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक वो देखा था, उसके अंदर आपने देखा होगा कुछ धर्मगुरु आते हैं, धर्म संसद चलती है जिसके अंदर वो जनता को बताते हैं कि सही गलत क्या, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, ठीक है। जैसे बागेश्वर बाबा का दरबार जब चलता है ना, तो बागेश्वर बाबा के दरबार को कभी देखना, क्वेश्चंस वो लोग पब्लिक करती है बैठ के और वो उसके आंसर देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला था, किसी ने उनसे बोला कि मैं, वो अपने दोस्त को लेके आया व्यक्ति, तो अपने दोस्त को लेके आके बोले इनकी नॉनवेज खाने की आदत है और ये पशु की हत्या करके उनको खाया करते हैं, जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो उसमें बागेश्वर बाबा बोले हत्या करके खाना गलत है, ठीक है। उन्होंने बोला, तो वो व्यक्ति बोला मानव को आज तक नहीं मारा मैंने, ठीक है, मतलब आदमी को आज तक मार के नहीं खाया मैंने, लेकिन हाँ मैंने एनिमल किलिंग्स की है, एनिमल या जानवरों की हत्या करना। देखो इसको पीछे 2 प्रमाण बताए जाते हैं। एक प्रमाण ये बताया जाता है एनिमल किलिंग लोगों ने जो अलाउ की थी वो आज के समय की नहीं है, ये बहुत एंशिएंट है, बहुत प्राचीन है। इवन आप कहीं ना कहीं रिलीजियस बुकों में अंदर आप देखोगे, जब वेदास को उठा के देखोगे तो उनके अंदर भी एनिमल किलिंग या सैक्रिफाइस या बलि प्रथा लिखी है ना, बहुत सारी चीजें लिखी हैं। इसका कारण ये था, अगर हम बायोलॉजिकल या सोशल लेवल पे देखें कि एनिमल्स जिनकी हत्याएं की जाती हैं वो इतनी अमाउंट में जमीन के ऊपर फैल जाते हैं कि जिसकी वजह से मानव को समस्याएं होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर क्या करा आपने, एनिमल्स मतलब ये जो जानवर हैं इनको मारना नहीं शुरू किया तो ये जानवर की जो पैदावार है वो इतनी ब्रॉड और इतनी तेज होती है कि एक समय में मानव के लिए रहने की जगह नहीं बचेगी।
और हर जगह जानवर फैल जाएगा। तो ये लोग जो तथ्य देते हैं कि हम एनिमल किलिंग क्यों करते हैं, उनका तथ्य ये होता है, कहने का मतलब इसलिए इसको अलाउ किया गया था क्योंकि इनकी संख्या इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि जिससे मानव की ही रिसोर्सेज खत्म हो जाए। लड़ाई तो सारी संसाधनों की है ना। मानव भारत के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर 140 करोड़ की जनता जो है वो संसाधन उसके पास कम पड़ रहे हैं यूज करने के लिए, है ना, संसाधन कम पड़ रहे हैं। वो उस पर भी आ रहा हूँ कि बेसिकली ये वाला फैक्ट अभी पहले समझ लो, संसाधन रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज भी तो करना है। सब लोग कैसे यूज करेंगे, वो भी रिसोर्सेज पैसे ही कम है हमारे पास, उसके बाद आगे जानवर लेके चले जा रहे हैं। आपने देखा ना खेतों के अंदर जब किसान अपनी फसल उगाता है तो उसके ऊपर कितनी बुरी तरीके से जानवर उसको डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं। वो फसल हमें ही तो खानी थी बाद में, वो जानवर खा गया तो मानव बोला मैं जानवर ही खा जाऊंगा, ठीक है। तो ये वाली एक साइकिल है बेसिकली। और दूसरा इंपॉर्टेंट कारण जैसे इन्होंने बोला, एक बायोलॉजिकल साइकिल, बायोलॉजिकल साइकिल बैलेंस करने के लिए होती है ना। मतलब हमेशा एक टॉप लेवल का जो कंज्यूमर होगा वो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करेगा ही करेगा, वो एक साइकिल है, उसके बेसिस पे बोला जाता है। लेकिन हाँ, ये एक बिलीफ, लोगों का बिलीफ है कि एनिमल किलिंग या फिर पशुओं की हत्या या इसको गलत तरीके से दर्शाया भी जाता है। और हाँ, किलिंग करना अगर आप अपनी आंखों से देख भी लोगे तो आपको सच में दया आ जाएगी, बुरा लगेगा देख के, काफ़ी अजीब चीज़ होती है। तो एनिमल किलिंग अपने आप में काफ़ी अजीब सी चीज़ है। तो लोगों ने कहीं ना कहीं मानवता के आधार पर एनिमल किलिंग को बेकार भी बताया, बुरा भी बताया। लेकिन जो चीज़ गलत है उसके पीछे भी कुछ तथ्य हैं कि इसको करने के पीछे भी कारण है। हाँ जी, मतलब अगर ऐसे इंसान इसीलिए बोल रहा है कि इसे जानवर मनुष्य के लिए संसाधन भी ले जा रहे हैं, हाँ। तो मतलब इंसान तो मनुष्य स्वार्थी हो गया ना फिर। हाँ, तो मनुष्य क्या हर चीज़ स्वार्थी है। सर मनुष्य तो जानवरों की प्लेसेस तक जा रहा है, फिर मनुष्य जब जानवर आते हैं मनुष्य उसमें बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है कि बहराइच के अंदर देख लो, गिद्धड़ों ने या फिर उन्होंने भौकाल मचाया हुआ भेड़िए है ना, तो वो भेड़िए निकल के जानवरों की हत्या, इंसानों की हत्या कर रहे हैं सबके सब। आप उनके प्लेस में पहुंचे, वो आपके प्लेस में पहुंचे आ गए, है ना। तो ये तो होता है, देखो ये साइकिल है, मैंने वही बोला ये बायोलॉजिकल साइकिल है। आप शेरों को माला में भी लाया गया था क्योंकि हाँ। उनकी दाद बढ़ जाएगी तो फसलें खाने में एग्जैक्टली, देखो ये होता है, जानवरों की हत्या करने के पीछे का कारण यही था जो शुरू में बताया गया था, वो आपकी नेचुरल साइकिल को बैलेंस करने के लिए बताया गया था। बात रहेगी रिसोर्सेज की, कि रिसोर्सेज हमारे पास में कम है, अगर वो हमारी और रिसोर्सेज कंज्यूम करके ले गए तो फिर और कम रिसोर्सेज बचेंगे। फिर आपने बोला क्या स्वार्थी है फिर मानव, मानव क्या, हर प्राणी स्वार्थी है दुनिया में, हर प्राणी, है ना, मतलब सब है, जानवर भी स्वार्थी है, जानवर भी स्वार्थी है। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ जानवर स्वार्थी है क्योंकि वो स्वार्थ की ही बेसिस पे कहीं ना कहीं उसको भी तो अपनी पेट पूजा करनी है, उसे भी तो कुछ खाना है। शेर अगर हत्या कर रहा है किसी की तो वो स्वार्थी तो है, अपने स्वार्थ के लिए तो किसी की हत्या कर रहा है। तो स्वार्थी जो तत्व है ना, ये हर किसी प्राणी में पाया जाता है। तो स्वार्थ प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं ना मनुष्य को। प्रकृति को क्या नुकसान नहीं है, अरे अगर उसने 100 बकरियां मार के खा दी, है ना, तो फिर उसके बाद में जंगल इतनी तेजी से बढ़ेगा कि जंगल को जो विनाश कर सकती थी 100 बकरियां पत्ते खा के, वो शायद खत्म हो जाएगा। तो ये जो नेचुरल साइकिल है ना, इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। सर और मनुष्य जो जंगल और वन काट रहा है उसको गलत, एकदम गलत है। जंगल वन जो भी मनुष्य काट रहा है पूरी तरीके से गलत है। मैं देखो सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए या वेजिटेरियन होना चाहिए, मैं इस तथ्य को सपोर्ट ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बायोलॉजिकल साइकिल या फूड साइकिल की बात कर रहा हूँ, जो नेचुरल या साइंटिफिक वे में सही बताई गई है, उस आधार पे बात कर रहा हूँ। वैसे मैंने दूसरी बात ये भी बोल दी कि मानवता और दया के नाते अगर आप एनिमल किलिंग को देखोगे तो वो गलत माना जाता है। हाँ सर, जैसे मैंने कहा है कि एनिमल बड़ी ना प्रकृति को हानि पहुंचाते हैं, हाँ। सबसे बड़ा कारण है मृदा अपरदन में एनिमल का सबसे बड़ा रोल होता है, उनके जो घोल होते हैं उसका मिट्टी का सबसे बड़ा अपरदन होता है। हाँ, सॉइल इरोजन में होता है, डिकम्पोजिशन में होता है, सॉइल इरोजन में होता है। लेकिन वही है, मैं एनवायरनमेंट पढ़ा नहीं रहा हूँ तुम्हें, अगर मैं पढ़ा रहा होता तो मैं इसमें और डिटेल में जाता। लेकिन ये जो भी आप कहते हो ना कि जितनी भी हत्याएं होती है या एनिमल्स के अवशेष होते हैं, इसको अगर आप जमीन पे छोड़ दो तो ये डिकम्पोज होते हैं, और डिकम्पोज होने के बाद सॉइल में इतनी प्रोडक्टिविटी पैदा करते हैं जो सॉइल शायद पहले प्रोडक्टिव नहीं थी, अब और प्रोडक्टिव हो सकती है। तो देखिए फायदे भी हैं हर चीज के, नुकसान भी है ना, दोनों चीजें, नुकसान भी हैं। और अगर हम छोड़ देंगे, अभी आज के समय में देख लो, अगर पशुओं को छोड़ा गया रोड के ऊपर तो कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, कितने एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, सारी चीज हो रही है। तो मानव का उससे नुकसान है। तो मानव क्या करता, गुस्सा में आया तो बोले हटा खत्म करो, ठीक है। तो क्या है, हर इंसान स्वार्थी है, हर व्यक्ति स्वार्थी है, हम लोग भी सब स्वार्थी हैं यहाँ,
सब स्वार्थ से ही तो बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना। मैं कुछ बनाने के लिए बैठा हुआ हूँ यहाँ पे स्वार्थ, ठीक है। तुम लोग कुछ बनने के लिए स्वार्थ से बैठे हुए हो, तो सबके अंदर स्वार्थ है। हाँ बोलो, क्या कह रहे हैं? हाथ क्यों उठा रहे हैं? क्या बोलते हैं? चलो आ जाए टॉपिक पे वापस। हाँ वही तो कह रहे हैं, टॉपिक से। हाँ फूड चेन में बातें करो ना, वो सब बताएंगे, जो भी एनवायरनमेंट पढ़ाएगा बताएगा आगे आपको फूड चेन कितनी सही कितनी गलत, है ना। नहीं तो हम साइंटिफिक वे पे बात कर सकते हैं। चलो फिलहाल यहाँ पे प्रोहिबिशन है इस चीज को लेके। हर्षवर्धन के काल के अंदर पूरी तरीके से इस चीज को रोका गया, इसको बैन कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने 1000 से ज्यादा स्तूपास या बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर बनवाए थे जो भारत के अंदर आज भी मौजूद है, ठीक है। 1000 से ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर इनके समय काल के अंदर दिखाई देते, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या करा, इन्होंने 2 तरीके की असेंबली कराई थी इस समय भारत के अंदर। एक असेंबली थी जिसको बोला जाता है कन्नौज असेंबली, ठीक है। क्या बोला जाता है? कन्नौज असेंबली। ये कन्नौज असेंबली 23 दिन के लिए एक असेंबली करी गई, एक काउंसिल करी गई, एक परिषद को बुलाया गया और इस परिषद में सभी धार्मिक गुरुओं को बुलाया गया था, चाहे वो जैनिज्म के हों, बुद्धिज्म के हों, हिंदुइज्म के हों, कोई भी सेक्ट उस समय होता था, सबको बुलाया गया। सबको बुलाने के बाद में हर तरीके के राजा भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, सभी सेक्ट के राजा भी यहाँ पे आए थे जो भारत के अंदर अलग अलग जगह राज कर रहे थे, उनको भी हर्षवर्धन ने बुलाया। और ये रिलीजियस काउंसिल के अंदर इन्होंने जो अध्यक्ष बनाया था वो हिंदुस्तान को बनाया था, ठीक है। हिंदुस्तान यहाँ अध्यक्षता कर रहे थे और अध्यक्षता करते हुए इन्होंने क्या करा, इन्होंने महायान बुद्धिज्म को सबसे सर्वोपरि बताया, ठीक है। क्या बोला? असेंबली के अंदर काउंसिल करते समय इन्होंने बुलाया सबको, हिंदुइज्म के भी लोग बैठे हैं, जैनिज्म के भी लोग बैठे हुए हैं, और आप वहां पे खड़े होकर बुद्धिज्म के हीनयान को सबसे महान अगर बता दोगे, बोले बाकी सब बेकार है, महायान सबसे अच्छा, ठीक है। अब इस बात से लोग गुस्सा हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे कि तुमने बेइज्जती करने के लिए हमारे धर्मों की बुलाया था यहाँ पे, ठीक है। और इस बात से लेकर लोग इतने नाराज हुए कि यहाँ पे बहुत भीषण वायलेंस हुआ, ठीक है। ये असेंबली कन्नौज असेंबली हर्षवर्धन की पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि इस असेंबली के अंतर्गत एक बहुत बड़ा हिंसा हुई, जिस हिंसा में हर्षवर्धन को मारने तक का प्रयास किया गया, उनके ऊपर भी हमला हुआ, उनको भी मारने का प्रयास किया गया। लेकिन ये असेंबली कन्नौज असेंबली को यहाँ पर विघटित करना पड़ गया क्योंकि इस असेंबली के माध्यम से देखा गया कि हिंसाएं भड़कना देश में शुरू हो गई। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अपने रिलीजन को ग्लोरीफाई करोगे तो दूसरा रिलीजन वाला व्यक्ति नाराज हो गई होगा, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एक बड़ा वायलेंस हुआ। फिलहाल ये वाली काउंसिल समाप्त हो गई। इस काउंसिल के बाद में अगेन फिर इन्होंने एक और काउंसिल रखी जिसको इलाहाबाद या प्रयाग काउंसिल के तौर पर जाना जाता है। इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस या प्रयाग कॉन्फ्रेंस इनके समय में एक बार फिर से हुई। इसके अंदर फिर से इन्होंने क्या करा, सभी संतों को बुलाया और सभी राजाओं को बुलाया, सभी लोगों को बुलाया। और बुलाने के बाद इन्होंने, क्योंकि देखिए कन्नौज के बाद माध्यम से इनका इमेज बहुत डिस्प्यूट हो गया था, खराब हो चुका था, उसकी वजह से इनकी जो इमेज खराब हुई थी, इस इमेज को सुधारने के लिए इन्होंने क्या करी, एक और काउंसिल करा। और जैसे ही काउंसिल इन्होंने कराई, इस समय में हिंदुस्तान को इन्होंने फिर से अध्यक्षता दी और बोला कि जाओ अब संभालो जो पुराने समय बिगाड़े हो तुम, है ना, पूरा का पूरा तुम्हारी वजह से मेरा साम्राज्य खत्म होने वाला था, है, तो जाओ अब आके संभालो। तो हिंदुस्तान ने फिर से अध्यक्षता करते हुए सभी धर्मों को समान वैल्यू देने को बोला, समान सत्कार देने को बोला और सभी धर्मों की इंपॉर्टेंस बताते हुए इलाहाबाद के कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत हर्षवर्धन को ये बोला कि जितने भी लोग आए हैं इन सारे लोगों को आप खूब गिफ्ट या फिर उपहारों से पार्ट में रखो। इतना गिफ्ट दिया इसने इस समय हर्षवर्धन ने कि कह सकते हैं कि जो इसके गले में सोने की चेन तक थी या जो भी ये ऑर्नामेंट्स पहना करता था वो तक उतार के इसने यहाँ के सेक्स के मॉन्क्स को दे दिया या राजाओं को दे दिया। अपना पूरा खजाना हर्षवर्धन ने सिर्फ इसी में खाली कर दिया। तो हर्षवर्धन के पास में अब आगे साम्राज्य चलाने के लिए कुछ नहीं बचा, ठीक है। और साम्राज्य ना चला पाने की वजह से जो इसका खजाना खाली हुआ था, इसकी वजह से यहाँ से हर्षवर्धन का साम्राज्य समाप्त हो जाता, ठीक है। और दूसरा कारण बड़ा इसका ये था कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समाप्त होने का कारण ये भी था कि हर्षवर्धन की कोई औलाद नहीं थी, कोई आगे आने वाला ऐसा पर्सन नहीं था जो वर्धन साम्राज्य का हिस्सा बन सकता या वर्धन साम्राज्य को आगे बढ़ा सकता। तो जो इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया हर्षवर्धन ने, वो एम्पायर डूब गया। एक तो इनकी कोई औलाद नहीं थी जो आगे चल के साम्राज्य को संभाल पाती, दूसरा इन्होंने रिलीजियस चीजों में या धार्मिक चीजों में इतना पैसा बर्बाद किया जिसकी वजह से किसी भी तरीके का कोई भी खजाना इनके पास में नहीं बचा,
ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? तो ये हर्षवर्धन का या वर्धन कार्यकाल है, जिस कार्यकाल के दौरान हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य को ग्लोरीफाई किया। अगर आपसे पूछा जाए पोस्ट गुप्ता इरा के अंदर अगर कोई गोल्डन एज है तो वो गोल्डन एज सिर्फ हर्षवर्धन का काल है। उससे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ गोल्डन एज गुप्ता एम्पायर की दिखेगी, जो चंद्रगुप्त सेकंड और समुद्रगुप्त के दौरान दिखाई देती है। ठीक है, और उसके बाद में आपको अब गोल्डन एज कोई दिखाई नहीं देगी। हर्षवर्धन के बाद में गोल्डन एज भारत के नदन इंडिया में तो समाप्त हो गई। नदन इंडिया के अंदर कोई भी गोल्डन एज नहीं दिखाई देती है। अब ये शिफ्ट हो गई सदर्न इंडिया की तरफ, क्योंकि सदर्न इंडिया में चालुक्य है, पल्लवास हैं, चोला है, चेरा है और पांड्यास हैं। इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां भारत के दक्षिण भारत के अंदर विस्तारित थी। तो आने वाले टॉपिक के ऊपर अगर हम लोग अब डिस्कशन करने वाले हैं, वो टॉपिक है हमारा दक्षिण भारत का। ठीक है, अब दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ने हैं हम लोगों को। उत्तर भारत के राजवंश में उत्तर गुप्त काल के अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट राजवंश है तो वो राजवंश सिर्फ वर्धन वंश है। इसके अलावा अगर एक इंपॉर्टेंट राजवंश था, हूण के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो हूणों के बारे में आपने पढ़ लिया। तो उत्तर गुप्त काल के अंदर ये दो इंपॉर्टेंट राजवंश जो इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें नोट करना शुरू कर लो, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं कहाँ से नोट करना शुरू करना है। चलिए यहीं से बात करते हैं। हूणों के बारे में तो पता है, आपने लिख लिया होगा। मेहरकुल के बारे में लिख लिया होगा ना, या तोरामन के बारे में लिखा नहीं लिखा? लिख लिया ना। मेहरकुल तोरामन दो ही राजा थे उस समय में, और दो राजाओं के बाद में हूण वंश समाप्त हो गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद में यहाँ भारत के अंदर उत्तर भारत में पुष्यभूति या वर्धन वंश शुरू हुआ। हेडिंग डाल लीजिए उत्तर गुप्ता काल। ठीक है, या गुप्त तो क्या बोलते हैं, गुप्तोत्तर काल। ठीक है, इसको डाल लीजिए हेडिंग के फॉर्म में, और यहाँ पे लिखना शुरू करिए पहला राजवंश जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, पुष्यभूति राजवंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति राजवंश या वर्धन वंश। इसके बाद में वर्धन वंश के तीन इंपॉर्टेंट शासकों के नाम लिख लीजिए। प्रभाकर और उनके दो पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, वर्धन वंश में ये तीनों नाम लिख लीजिए, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन और हर्षवर्धन। ये वाला गेट तो खोल दो, थोड़ा सांस ले लो। ठीक है, एक एक करके उनके कार्य लिखना शुरू करिए। पहले प्रभाकर वर्धन का लिखिए। इसमें प्रभाकर वर्धन है। प्रभाकर वर्धन का जो एरिया है उसमें एरिया के अंदर लिख लीजिए नॉर्दर्न दिल्ली का पार्ट है, मतलब उत्तरी दिल्ली का भाग है। और उत्तरी दिल्ली के भाग में राजधानी जो थी वो थानेसर थी। ठीक है, राजधानी का नाम लिख लीजिएगा। प्रभाकर वर्धन की जो राजधानी थी
वो थानेसर थी, ठीक है। उसको स्थान विस्विरा भी बोला जाता था पहले जमाने में, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ भी है जहाँ पे मैप लोकेट है, थानेसर, थानेसर या स्थान विस्विरा भी बोला जाता था उसको, वो ऊपर लिखा हुआ है। उसके समय में ये राजधानी 590 के मैप की बात हम लोग कर रहे हैं, अप्रॉक्स 590 के आसपास की ये बात हो रही है, ठीक है। स्थान विस्विरा, ठीक है। प्रभाकर वर्धन के बाद में हम लोग जो अगला राजवंश की तरफ बढ़ेंगे वो है राज्यवर्धन का नाम। राज्यवर्धन, राज्यवर्धन के साथ में यहाँ पे एक राजवंश और लिखिए, मौखरी राजवंश। मौखरी राजवंश की जगह कन्नौज, अयोध्या और मथुरा जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि मौखरी राजवंश के पार्ट भी पूछे जाते हैं आपसे कभी कभी कि मौखरी राजवंश में कौन कौन सा स्थान आता है, ठीक है। तो कन्नौज, मथुरा और अयोध्या इसका पार्ट हुआ करता है, ठीक है। मौखरी राजवंश का शासक इस समय था गृहवर्मन, नाम लिख लीजिए उसका, ठीक है। गृहवर्मन नाम लिख लीजिए। मौखरी राजवंश, मौखरी राजवंश के शासक गृहवर्मन, ठीक है। पुष्यभूति राजवंश के मैट्रिमोनियल रिलेशन या वैवाहिक संबंध इनके साथ में हुए, ठीक है। उन वैवाहिक संबंध में गृहवर्मन से शादी किसकी हुई, वो ये राज्यवर्धन की सिस्टर जिनका नाम था कुमार देवी। इसके बाद में हर्षवर्धन के बारे में लिखिए। अब हर्षवर्धन के बारे में जो मैं स्टोरी लिखा रहा हूँ उसको बस मेंशन करते चले जाओ, भाषा के तौर पर लिखते चले जाओ हर्षवर्धन के बारे में। ये वाली पूरी की पूरी जो स्टोरी देख रहे हो ना, ये मैं लिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए हर्षवर्धन, हेडिंग डाल लीजिए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसको बनाया था बताओ? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई, ठीक। अभी नदन इसको छोड़ दो, बस हर्षवर्धन हेडिंग डाल के लिखना शुरू करो, बस मैं जो लिखा रहा हूँ वो लिखना शुरू करो। थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ लिखना शुरू करिए, थोड़े अपने भी हाथ खाइए, दिमाग पकड़िए। देखो इसके अंदर मालवा के शासक स्टोरी के फॉर्म में लिख लोगे और याद रहेगा, बाकी इमेज तो तुम लोग के सामने है। देखो मालवा के शासक लिखो, मालवा के शासक देखो, ना फिर भी लिखो, हाथ चला जो मैं बोल रहा हूँ। मालवा के शासक देवी गुप्त ने गृहवर्मन की हत्या करके, गृहवर्मन की हत्या करके, बहुत शॉर्ट में लिखा है, गृहवर्मन की हत्या करके कुमार देवी, कुमार देवी, कुमार देवी के ब्रैकेट में राज्यश्री भी लिख लेना, दोनों नाम के नाम से जाना जाता है, राज्यश्री भी लिख लेना। कुमार देवी या राज्यश्री को बंधक बना लिया, बंधक बना लिया। राज्यवर्धन ने, राज्यवर्धन समझ रहे हो ना, हर्षवर्धन का बड़ा है। राज्यवर्धन ने देवी गुप्त को या देवी गुप्त की हत्या कर दी, देवी गुप्त की हत्या कर दी, जिससे जिससे बंगाल के शासक, जिससे बंगाल के शासक शशांक ने, जिससे बंगाल के शासक शशांक ने
राज्यवर्धन को राज्यवर्धन को मार दिया, राज्यवर्धन को मार दिया। और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी, हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। और मौखरी साम्राज्य के हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी और मौखरी साम्राज्य के कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। मौखरी साम्राज्य के कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। उत्तर भारत में जीते गए क्षेत्रों में, उत्तर भारत में जीते गए क्षेत्रों में, उत्तर भारत में जीते गए क्षेत्रों में हर्षवर्धन ने निम्न क्षेत्रों को मिला लिया, निम्न क्षेत्रों को मिला लिया। निम्न क्षेत्रों को मिला लिया। कौन कौन से क्षेत्र थे? उत्तर भारत की बातें कर रहे हैं हम लोग। उत्तर भारत के कौन कौन से क्षेत्र थे? अभी आप लोग ने लिखा भी था इसको, मैप के बेसिस पे हम लोग ने देखा था कौन कौन से क्षेत्रों को इसने। इन सारे क्षेत्रों को लिख लीजिएगा। ठीक है। राजस्थान, पंजाब, उत्तर भारत के क्षेत्रों में राजस्थान, पंजाब, बिहार, राजस्थान, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। इसके बाद दक्षिण भारत के भी कुछ क्षेत्रों को उसने अपने साम्राज्य का भाग बनाया। दक्षिण भारत के भी कुछ क्षेत्रों को उसने अपना भाग बनाने का प्रयास किया। ये लिखना, भाग बनाने का प्रयास किया, भाग बनाने का प्रयास किया। जिसमें वह चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से हार गया। पुलकेशिन द्वितीय से हार गया, जिसका संदर्भ अहीहोल अभिलेख में, जिसका संदर्भ अहीहोल अभिलेख में देखने को मिलता है। ठीक है। जिसका संदर्भ अहीहोल अभिलेख में देखने को मिलता है। ठीक है। ये जो इंस्क्रिप्शन है, इसको लिखाने वाला व्यक्ति भी कौन है? अभी तो लिख रहे पुलकेशिन सेकंड। ठीक है। हाँ याद रखो, पुलकेशिन सेकंड है। ठीक है।
हाँ चलिए, इसके बाद में अगला लिखिए। पुलकित सर याद रखेंगे। पुलकित सर याद है, हाँ तुम्हें जो याद रखना है, लेकिन पुलकित सर सेकंड नहीं आ चाहिए, ठीक है, ठीक आ गया बहुत, फर्स्ट ही काफी। चलो उसके बाद में लिखो हर्षवर्धन की धार्मिक, हर्षवर्धन का धार्मिक जीवन, हर्षवर्धन का धार्मिक जीवन, हर्षवर्धन का धार्मिक जीवन। वह भगवान शिव का उपासक था, वह भगवान शिव का उपासक था। हेनसांग से मिलने के बाद, हेनसांग से मिलने के बाद, हेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म के महायान, बौद्ध धर्म के महायान, याद रहेगा वो भी लिखाना जरूरी, याद रहेगा ना, याद रहेगा ना, उसमें देखो इंसान से मिला, हीनयान तो उसकी पर्सनल फिलॉसफी थी, फिलॉसफिकल बेसिस से जुड़ा था, इसकी वजह से इंसान को मुश्किल नहीं हुआ ना उसे महायान में ले जाने के लिए, ठीक है। तो पहले हीनयान होगा फिर महायान का, ये सब बातें क्या लिखा हुआ याद ही है तुम लोग को, बस ये लिख लो कि हाँ इंसान ने महायान के सेक्ट के अंदर कन्वर्ट कराया, ठीक, इसको लिख लो। आगे लिखो, उसने चीन में अपने राजदूत भेजे, उसने चीन में अपने राजदूत भेजे, महायान के बाद क्या बोला? उसने चीन में अपने राजदूत भेजे, उसने चीन में अपने राजदूत भेजे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया। इसके बाद अगला पॉइंट लिखना, महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद। ये हर 5 वर्ष में, ये हर 5 वर्ष में आयोजित होने वाला एक धार्मिक सम्मेलन था, महामोक्ष परिषद। हाँ धर्मसभा से, महामोक्ष परिषद हर 5 वर्ष में आयोजित होने वाला धार्मिक सम्मेलन है। देखो हर्षवर्धन ने अपने समय काल में, हर्षवर्धन ने अपने समय काल में 2 प्रमुख परिषदें कराई, 2 प्रमुख परिषदें कराई, 2 प्रमुख परिषदें कराई, जिसमें पहला नाम लिख लो, कौन सी है, गंगा हो गया था, कन्नौज परिषद, पहला नाम लिख लीजिए कन्नौज परिषद, और दूसरा नाम लिख लीजिए यार परिषद या इलाहाबाद परिषद। हाँ, एक में पूरा बवाल मच गया और एक में पूरा सिंहासन चला गया। मतलब ये था जिसके हाथों से साम्राज्य चलने वाला होता है ना, उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है, ठीक है। आगे अगला पॉइंट लिखो इसमें, लिखो इसमें बाण भट्ट का नाम सुना है तो सुना ही होगा कभी ना कभी। बाण भट्ट कानसवाली वाले, बाण भट्ट इसके दरबार का कवि और मित्र था, कवि भी थे मित्र भी, कवि और मित्र था, इसके कवि और मित्र थे, इसके दरबार के कवि और मित्र थे, जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी नामक ग्रंथों की रचना की, हर्षचरित और कादंबरी नामक ग्रंथों की रचना की। लास्ट पॉइंट लिख लो, हर्ष स्वयं भी एक लेखक और कवि थे, हर्ष स्वयं भी
एक लेखक और कवि थे। उसने प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद नामक पुस्तकों को लिखा। ठीक है, बस इतना ही था। ठीक है, पोस्ट होता है एम्पायर के बारे में, पोस्ट होता है एम्पायर में पढ़ना। आप एक इम्पोर्टेंट काम और कर लेना, इसको जाके एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लेना, है ना, विशेष तौर पर एनसीईआरटी से पढ़ लेना। कौन कौन होमवर्क करके नहीं लाया है? कौन कौन क्वेश्चन करके नहीं लाया? ये तो पुराना क्वेश्चन है, परसों ही तो दिया था मैंने होमवर्क, कल तो दिया ही कहाँ है? कब होगा होमवर्क तुम लोग का? हैं? कल तो बोला था मैंने, हाथ खड़ा करके पीछे खड़ा कर दूंगा क्लास में। बढ़िया ही तो दिए थे क्वेश्चन, और कितने बढ़िया तुम, अब तो इतने बढ़िया क्वेश्चन दिए थे तुम लोग को। आंसर राइटिंग प्रीलिम्स में नहीं है इस वाले में, एंशिएंट हिस्ट्री में। प्रॉब्लम ये है ना, अब मैं इसमें आंसर राइटिंग कराऊंगा तो समय बर्बाद करूंगा तुम लोग का। इसमें है ही नहीं आंसर राइटिंग, एंशिएंट हिस्ट्री मेंस में आता ही नहीं, तो जब मेंस में नहीं आता तो मैं इससे क्या लिखाऊं तुम लोग से? क्वेश्चन क्या अभी दे दूंगा, वो वाले तो सब दे दिए थे मैंने क्लास में, सब आए थे। मैम ने क्या कहते हैं दिए नहीं थी, वही सबमिट करा दिए। सबमिट करा दो, ऑफिस से ले लेना, ऑफिस से ले लेना। चलिए बस ध्यान रखिए, सबको रिवाइज करती है, चलिए अच्छे से।